झाओ चेन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। यान किंग चेंग की पुतलियों से दो दिव्य रोशनी की चमक निकली। एक अवर्णनीय शक्तिशाली दबाव यहाँ उच्च गति से चार्ज हुआ। यह शक्ति आत्मा से उत्पन्न हुई। यह झाओ चेन की शक्तिशाली आत्मा से टकराई। यह दो आत्माओं के बीच का संघर्ष है। यह आध्यात्मिक शक्तियों के बीच का टकराव है। उन दोनों के बीच की वनस्पतियां जैसे तेज धूप में बर्फ हो, बिजली की गति से पिघल गईं। बूम! उनकी आत्मा की शक्ति ज्वार की तरह पीछे हट गई। झाओ चेन थोड़ा पीला दिखाई दिया। आखिरकार उसने अभी कुछ समय पहले एक बड़ी लड़ाई की थी। वो दूसरी लड़ाई में भाग लेने के लिए अपनी शीर्ष स्थिति में नहीं था। यान किंग चेंग ने बोलना शुरू किया, चूंकि ड्रैगन आइलैंड पर सभी प्रकार के नियम पहले से ही स्थापित हैं। हम सभी नियमों के अनुसार कार्य करेंगे। कल से हम एक खेल खेलेंगे। यदि आप अंडेंग एलायंस के लगातार 10 दिनों के हमले के बाद भी जीवित रहते हैं, तो मैं हमारे सभी पिछले गुस्सों को भूल जाऊंगी। झाओ चेन जानता था कि वो पहले से ही वांग ज़ीफेंग और लिऊ युए की मौत के बारे में जान चुकी है। भले ही प्रशिक्षुओं के बीच का संबंध पानी और आग जैसा है, वे अभी भी एक ही गुट के हैं। उनके वरिष्ठ भाई और बहन की हत्या कर दी गई थी। ये समस्या उनके स्कूल की प्रतिष्ठा से संबंधित है। जैसे ही उसने जो कहना चाहती थी, कहकर समाप्त किया, यान किंग चेंग गरिमा के साथ फड़फड़ाते हुए वन में गायब हो गई। छिपने और खोजने का एक खेल, इसे नर्क में ले जाओ। झाओ चेन तेजी से अपने छिपने के स्थान पर लौट आया। झाओ चेन ने अपने निवास पर लौटते ही सबसे पहले कीके से मूल्यवान पेड़ उधार लिया। छोटी जीवनी ने परवाह नहीं की और उसे उसकी ओर फेंक दिया। झाओ चेन ने मूल्यवान पेड़ को वनस्पति में जड़ पकड़ने दिया। उसने मूल्यवान पेड़ की आत्मिक आभा को अवशोषित करने के लिए गुप्त तकनीक का संचालन करना शुरू किया। तेजी से अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त किया। कुछ समय बाद जब झाओ चेन ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि दिव्य वृक्ष गायब है। वह अपने सीने के आसपास कुछ सही नहीं महसूस कर सकता था। जब झाओ चेन ने अपने आंतरिक अंगों का निरीक्षण किया, तो वह चकित हो गया कि दिव्य अंकुर वास्तव में रहस्यमय तरीके से उसके शरीर में प्रवेश कर गया है। उसने अपने शरीर में एक अद्भुत उज्ज्वल प्रकाश उत्पन्न किया। इसका उसके आंतरिक अंगों के साथ कोई टकराव नहीं था। बाएं पैर के शांग हिल इक्विपमेंट और दाएं पैर के छाती के केंद्र महल इक्विपमेंट और बाएं कंधे कुवा इक्विपमेंट पर ऐसा लगता है कि एक हल्की ऊर्जा 4 दिव्य इक्विपमेंट और दिव्य पेड़ को जोड़ रही है। जाहिर है, उनके बीच कुछ तरह की सूक्ष्म संतुलन बन गई है। वैश्विक ऊर्जा निरंतर उसके शरीर में अवशोषित हो रही है। झाओ चेन पहले ही अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर चुका था, लेकिन अब उसने आपदा के सामने भय और डर महसूस किया। आखिरकार एक अंकुर अभी उसके शरीर में प्रवेश किया था। हालांकि जब उसने घबराहट महसूस करना शुरू किया और गुप्त तकनीक का संचालन बंद कर दिया, तो दिव्य अंकुर वास्तव में उसके शरीर से बाहर निकल आया और जमीन पर जड़ पकड़ लिया। बहुत चमत्कारिक! झाओ चेन बहुत आश्चर्यचकित हुआ। आज रात कितनी बार भी उसने फिर से कोशिश की, वह दिव्य पेड़ को अपने शरीर में सफलतापूर्वक नहीं खींच पाया। कुछ बड़ी लड़ाई के बाद ये नीचा होने और प्रशिक्षण शुरू करने का समय है। झाओ चेन ने ड्रैगन आइलैंड की गहराई में प्रवेश करने का निर्णय लिया। शायद उसे कुछ भाग्य प्राप्त हो सकता है, जैसे कुछ ड्रैगन अंडे प्राप्त करना। उसने यान किंग चेंग के शब्दों को अनदेखा कर दिया। अगले सुबह उसने 3 कंकालों के साथ अपनी नई यात्रा शुरू की। आश्चर्यचकित हुआ कि भी आज आलसी होकर कितनी बार भी उसने फिर से कोशिश की, वह दिव्य पेड़ को अपने शरीर में सफलतापूर्वक नहीं खींच पाया। कुछ बड़ी लड़ाई के बाद ये नीचा होने और प्रशिक्षण शुरू करने का समय है। झाओ चेन ने ड्रैगन आइलैंड की गहराई में प्रवेश करने का निर्णय लिया। शायद उसे कुछ भाग्य प्राप्त हो सकता है, जैसे कुछ ड्रैगन अंडे प्राप्त करना। उसने यान किंग चेंग के शब्दों को अनदेखा कर दिया। अगले सुबह उसने 3 कंकालों के साथ अपनी नई यात्रा शुरू की। के भी उन्हें आलसी होकर उनका अनुसरण कर रहा था। सुंदर यान किंग चेंग का चेहरा बहुत खट्टा हो गया था। उसे वास्तव में दूसरों ने छोड़ दिया था।
झाओ चेन ने उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वो पहले ही 3 दिनों के लिए गायब हो गया था। यान किंग चेंग एक झरने के सामने खड़ी थी। उसने हल्की मुस्कान दिखाई। इसके बाद उसने एक गठबंधन सदस्य के सामने जाकर उसे कुछ निर्देश दिए। जल्द ही वो भी झरने से निकल गई और सब कुछ व्यवस्थित करने लगी। उस दिन बहुत से गठबंधनों को पहले ही झाओ चेन और अंडेंग एलायंस के बीच छिपने और खोजने के खेल के बारे में पता चल गया था। ये 1 महीने तक चलता रहा। सब कुछ यान किंग चेंग द्वारा स्थापित किया गया था। कुछ लोग गवाही देते हैं कि ये सब सच है। इससे यान किंग चेंग के प्रभाव को आसानी से देखा जा सकता है। उसने सभी छल को गढ़ा और इस खेल को पूरी तरह से वैध बना दिया। इस समय झाओ चेन पहले ही द्वीप की गहराई में प्रवेश कर चुका था, लेकिन वह अभी तक दिल तक नहीं पहुंचा था। ड्रैगन आइलैंड अत्यधिक विशाल है। रास्ते में उसने बहुत सारे विदेशी पक्षी और राक्षस देखे। उसने 20 से अधिक पवित्र ड्रैगन भी खोजे और वे सभी अलग अलग नस्लों के थे। उसने कई बार खतरों का सामना किया और अधिक भयानक राक्षसों से भी मिला। इस समय वह अभी भी नहीं जानता था कि यान किंग चेंग ने एक समूह का नेतृत्व किया था उसे पीछा करने के लिए। चौथी सुबह कोहरे ने जंगल पर कब्जा कर लिया था। ये पहाड़ी वन को एक पारदर्शी रेशम की परत की तरह ढक रहा था। सूर्योदय के साथ साथ भाप जैसे कोहरे ने एक बहुरंगी बादल की तरह बनावट दी। ये वास्तव में असाधारण शानदारता का प्रकाशमान कर रहा था। हालांकि इस तरह की सुंदर दृश्य लंबे समय तक नहीं रही। चमकता हुआ कोहरा धीरे धीरे हल्की हवा के साथ समाप्त हो गया। एक नया दिन शुरू होने वाला है। सुबह की धूप के नीचे सैकड़ों पक्षी जंगल में गा रहे हैं। फूलों और पौधों की ताज़ी सुगंध हवा में भरी हुई थी। ये स्थान पहली नज़र में असाधारण रूप से शुभ और शांतिपूर्ण लग रहा था। हालांकि झाओ चेन जानता था कि अनंत पर्वतीय वन में बड़े खतरे छिपे हुए हैं। किसी भी समय कई अज्ञात राक्षस दिखाई दे सकते हैं। सुमधुर नाश्ता करने के बाद झाओ चेन ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, द्वीप के दिल की ओर बढ़ते हुए। दोपहर में झाओ चेन ने पर्वतीय वन में एक नदी की खोज की। उसने नदी के साथ साथ द्वीप की गहराई की ओर प्रगति की। लगभग 10 मील आगे बढ़ने के बाद तटों के दोनों तरफ और अधिक प्राचीन पेड़ थे। प्रत्येक पेड़ को चारों ओर से घेरने के लिए 7 से 8 लोगों की आवश्यकता थी। जितना आगे वह गया, पेड़ उतने ही प्राचीन थे। कुछ मील आगे बढ़ने के बाद नदी का मार्ग बदल गया। झाओ चेन ने अभी भी आगे बढ़ना जारी रखा। प्राचीन पेड़ बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए। इस जगह पर प्रत्येक प्राचीन पेड़ को चारों ओर से घेरने के लिए 10 से अधिक लोगों की आवश्यकता थी। वे किसी भी दृष्टि से ट्रेंट की घाटी के उन प्राचीन पेड़ों से कम नहीं थे। ये एक हरा भरा महासागर है। झाओ चेन को लगा कि उसे ड्रैगन आइलैंड के दिल के करीब होना चाहिए। कीके ने अपने निकटवर्ती परिस्थिति को उत्सुकता से आकार दिया। उसकी जोड़ी चमचमाती बड़ी आंखें बिना रुके झपक रही थीं। 3 कंकालों ने भी कुछ महसूस किया। इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से वे बहुत बेचैन हो गए थे। झाओ चेन ने भी बहुत समय पहले कुछ गलत महसूस किया था। ये वन क्षेत्र बहुत असामान्य है। ये जगह ऊंचे प्राचीन पेड़ों से भरी हुई है। ये एक वन महासागर है जितना आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में कोई पक्षी या जानवर नहीं घूमते। ये स्थान बहुत शांत है, मृत्युसन्न शांत। यहाँ तक कि हवा का भी कोई निशान नहीं है। मृत्युसन्न स्थिर प्राचीन पेड़, उनमें से प्रत्येक हजारों वर्षों पुराने हैं। लगभग 10 मील आगे बढ़ने के बाद झाओ चेन को लगा कि वे लगभग बाहर निकलने वाले हैं। निश्चित रूप से 1 मील से अधिक आगे बढ़ने के बाद वे वन महासागर से बाहर निकल आए। जब उसने सामने का दृश्य देखा, झाओ चेन तुरंत स्तब्ध हो गया। उसकी दृष्टि के सामने एक सफेद हड्डियों का समुद्र है, बिना बाहों और पैरों के मानव कंकाल, 10 मीटर लंबे सूखे विशाल पक्षियों की हड्डियां, 50 से 60 मीटर लंबे ड्रैगन की हड्डियां। कंकाल के अवशेष बर्फ जैसे शुद्ध सफेद दिखाई देते हैं, जितना आंखों से देखा जा सकता है। ये एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र की तरह लग रहा था, जिसे अच्छे रूप में रखा गया था। हड्डियों के समुद्र की गहराई में
एक विशाल और भव्य पत्थर का स्तंभ खड़ा था, जिसके चारों ओर बेल्ट के आकार के काले बादल मंडरा रहे थे। यहाँ के लोग केवल इनसे ही आश्चर्यचकित नहीं होते। हड्डियों के असीमित समुद्र के पश्चिमी किनारे पर वास्तव में एक बड़ा हिम पर्वत है। बर्फ के टुकड़े हवा में नाच रहे हैं। पर्वत एक धुंध से ढका हुआ है। इस उष्ण अकटिबंधीय द्वीप पर वास्तव में एक हिम पर्वत है। ये वास्तव में बहुत अविश्वसनीय है। झाओ चेन ने एवेंजर के साथ लड़ाई की और विजयी होकर उभरे। वे ड्रैगन आइलैंड के सबसे गर्म सेलिब्रिटी बन गए और अब यान किंग चेंग के नेतृत्व वाले अंडिंग एलायंस के साथ उनके छिपने और खोजने के खेल के बारे में खबरों ने कई गठबंधनों का ध्यान आकर्षित किया। कई प्रशिक्षक इस आने वाले खेल का इंतजार कर रहे हैं। कई गठबंधन द्वीप के अंदर के हिस्से की ओर मार्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे ड्रैगन आइलैंड पर जीवन बिताने के लिए भाग्यशाली थे। सभी ने धीरे धीरे शांत होकर अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वे ड्रैगन आइलैंड पर एक उपयुक्त प्रशिक्षण स्थल खोजना चाहते थे। हालांकि झाओ चेन को इस समय द्वीप के सीमा क्षेत्र में क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वे पहले ही ड्रैगन आइलैंड के दिल में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने यान किंग चेंग की बातों को कोई महत्वपूर्ण बात नहीं समझा और उन्हें पूरी तरह से छोड़ दिया। यदि वह इतना खेलना चाहती है तो उसे अपने आप खेलने दो। असीमित हड्डियों के समुद्र ने उनके पूरे व्यक्तित्व को स्तब्ध कर दिया। मानवाकार के कंकाल, विशाल पक्षी की सूखी हड्डियां, राक्षस के कंकाल, दिव्य ड्रैगन की हड्डियां। वे जितनी आंखें देख सकती हैं, बर्फ जैसे शुद्ध सफेद दिखाई देते हैं। 2 मीटर से छोटे कंकाल या 50 से 60 मीटर के बड़े कंकाल, यहाँ तक कि कुछ 100 मीटर तक के कंकाल भी है। मृतकों की अनंत हड्डियों ने पूरे क्षेत्र को भर दिया। हड्डियों के समुद्र से एक मोटी भयावह आभा निकल रही है। ये हड्डियों को कंपा देने वाला भय उत्पन्न कर रही है। उनकी आंखों के सामने सब कुछ अविश्वसनीय है। ये लोगों को एक चरम भय देता है। यद्यपि अब ठीक दोपहर हो चुकी है, ये यहाँ अत्यंत ठंडा और उदास है। इस क्षेत्र में धूप भी मृत्युसन्न पीली दिखाई देती है। ये बिल्कुल भी गर्म महसूस नहीं होती। एक भी आवाज नहीं सुनी जा सकती। ये क्षेत्र मृत्यु की शांतता है। ये वास्तव में एक मौत का समुद्र है। यद्यपि उनके पीछे ऊंचे प्राचीन पेड़ अतुलनीय रूप से हरे भरे और जीवंत हैं, वे भी मृत्युसन्न स्थिर हैं। इस क्षेत्र में बिल्कुल भी हवा नहीं बह रही है। ये अत्यंत असामान्य है। दूर स्थित धुंधले हिम पर्वत के अलावा ये स्थान वास्तव में कितना भयावह है, इसका वर्णन शब्दों में भी नहीं किया जा सकता। स्नैप स्नैप। किंगवांग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग बहुत बेचैन दिखाई दिए। वे अपने जोड़ को लगातार हिलाते रहे। उनके खोपड़ी के भीतर की आत्मिक रोशनी लगातार झपक रही है और उनके माथे पर कमल का चिन्ह शानदार दिव्य प्रकाश उत्पन्न करता रहा। वे बार बार पटाखों की तरह चमकते रहे। कीके एक स्नो व्हाइट पोम्पो में लिपट गया और लुनहुई वांग के सिर पर लेट गया। उसकी जोड़ी चमचमाती बड़ी आंखें झपकाती रहीं और इस सफेद हड्डियों की दुनिया को उत्सुकता से आकार देती रहीं। आखिरकार उसने अपने छोटे पंजे में से एक को फैलाया और हड्डियों के समुद्र की गहराई में स्थित विशाल पत्थर के स्तंभ की ओर इशारा किया। उसके मुंह से चींची की आवाज निकली। झाओ चेन ने स्वाभाविक रूप से बहुत समय पहले उस भव्य और डरावने पत्थर के स्तंभ को देखा था। उस पत्थर के स्तंभ ने उन्हें हड्डियों को कंपा देने वाला भय दिया। ऐसा लगता है जैसे उस पत्थर के स्तंभ से एक अजीब शक्ति उनके मनोस्थिति को प्रभावित कर रही है। चलो जाकर देखते हैं। झाओ चेन ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, क्योंकि वे पहले से ही इस हड्डियों के समुद्र में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए अब कोई डर नहीं है। वे इस मामले की तह तक जा सकते हैं। अनंत कंकाल के अवशेषों ने पूरे क्षेत्र को भर दिया। उन पर चलते समय एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है। केवल इस ध्वनि को सुनने से किसी के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कौन जानता है कि कितने वर्षों का समय बीत चुका है। कई हड्डियां पहले से ही विघटित हो चुकी हैं। जमीन एक मोटी बर्फसफेद राख की परत से भरी है। ये अनंत अवशेषों को और भी डरावना बना देती है। पूरी जमीन सफेद रंग की है। कहीं भी कोई वनस्पति नहीं दिख रही है। हड्डियों की जमीन से लहरें निकल रही हैं।
जितना गहराई में जाते हैं उतनी ही घनी ये भयावह लहरें होती जाती है। अंत में धुंधले काले बादल हड्डियों की जमीन से उभरते हैं। यह मृत्यु सागर को बेहद भयानक बना देते हैं। कुछ मील आगे बढ़ने के बाद वे आखिरकार विशाल पत्थर के स्तंभ के पास पहुंच गए। झाओ चेन जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने अपने कदम रोक दिए। उन्होंने डर के कारण नहीं, बल्कि काले धुंध के कारण रोक दिए। ऐसा लग रहा था कि वह मृतकों की हड्डियों के भीतर ऊर्जा के भंवर में बदल गई है। झाओ चेन ने एक हड्डी का टुकड़ा उठाया और आगे फेंका, और वह एक पल में ही कुचल गई। वे अभी भी प्राचीन पत्थर के स्तंभ से 1 मील दूर हैं। एक अजीब ऊर्जा प्रवाह उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। काला बादल एक भूत की छवि की तरह है। ये उनके सामने बार बार लुढ़कता रहता है। ये समय समय पर एक शोकपूर्ण चीख भी उत्पन्न करता है। यह चीख एक बुरे आत्मा के रोने की तरह लगती है। किंगवांग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग की आध्यात्मिक रोशनी अनिश्चित आवृत्ति के साथ चमक रही है। कोई देख सकता है कि वे बहुत बेचैन लग रहे थे। चीख, एक हड्डी कंपा देने वाली चीख गूंज उठी। एक 5 मीटर लंबा भयानक कंकाल काले बादल में संघर्ष कर रहा है, और फिर वो एक पल में ही ढह गया। चीख, एक बिखरे हुए बालों वाली लड़की दुख में चीख रही है। उसके ऊपरी शरीर की लंबाई 7 से 8 मीटर है, और ये हरे रंग के तराजू से ढका हुआ है। उसके शरीर का निचला हिस्सा वास्तव में 10 मीटर लंबी सांप की पूंछ है। हालांकि उसकी उपस्थिति बहुत सुंदर और अपूर्व रूप से सुंदर है, वह इस समय बहुत भयानक लग रही थी। उसकी चीख के साथ ही उसके शरीर के सभी हरे रंग के तराजू उतर गए। गहरे लाल रक्त बहने लगे। उसके बाद उसका पूरा शरीर फट गया और आकाश में एक विस्तृत रक्त की धुंध छोड़ दी। इसके तुरंत बाद एक 50 मीटर लंबा बैंगनी तानाशाही ड्रैगन ने एक विश्व हिला देने वाली दहाड़ लगाई। ये काले बादल में बार बार लुढ़क रहा है। ये बार बार डरावनी चमक उत्पन्न कर रहा है, जो लगभग अंतरिक्ष को फाड़ रही है। ये वास्तव में धरती कंपा देने वाला है। इसमें प्रचुर मात्रा में तानाशाही शक्ति है। लेकिन अंत में ये जोरदार धमाके के साथ ढह गया और अनंत रक्तवर्षा में बदल गया। सब कुछ एक भ्रम है। जब झाओ चेन ने अपनी जोड़ी आंखें बंद कीं और फिर से खोली, तो वह भयानक दृश्य उनके सामने से गायब हो गया। गूंजता काला बादल वास्तव में एक अजीब शक्ति रखता है। शायद यह इतिहास को फिर से चला रहा है। झाओ चेन ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वो काला भंवर असली है। यह कंकाल को कुचलने में सक्षम है। उन्हें डर है कि उनका शरीर भी इसका सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। इस द्वीप को ड्रैगन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये एक अविकसित युग है। स्वर्गीय मोनोलिथ ने द्वीप को हमेशा के लिए सील कर दिया है। ये ड्रैगन जाति की दिव्य शक्ति को सील करने में सक्षम है और उन्हें इस निर्जन द्वीप पर हमेशा के लिए कैद कर देता है। यीझेन का शब्द झाओ चेन के मन में गूंज उठा। उन्हें पता चला कि उनके सामने का 100 मीटर लंबा प्राचीन स्तंभ ड्रैगन आइलैंड को सील करने वाला भयानक दिव्य स्तंभ होना चाहिए। 1 मील की दूरी से अलग होकर वे प्राचीन स्तंभ को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं। एक के बाद एक बेल्टनुमा जादुई बादल मंडरा रहे हैं। वे केवल ऊंचे और भव्य स्तंभ की आकृति को देख पा रहे हैं। यह झाओ चेन को अविश्वसनीय रूप से अफसोसजनक लगता है। जब से उन्होंने सुना कि ड्रैगन आइलैंड को एक दिव्य स्तंभ ने सील कर दिया है, उनके पास ये अविश्वसनीय मानसिक संघ था। स्वर्गीय मोनोलिथ, शाश्वत प्रतिबंध, पीली नदी, और ये स्वर्गीय मोनोलिथ, शाश्वत प्रतिबंध, ड्रैगन आइलैंड, क्या इनमें कोई संबंध हो सकता है? क्या उनका एक सामान्य उद्गम हो सकता है? झाओ चेन के पास एक दबावपूर्ण इच्छा थी। वे प्राचीन स्तंभ का असली चेहरा देखना चाहते थे। ये देखने के लिए कि क्या स्तंभ के पीछे एक समान क्यूटनिंग डायग्राम है। हालांकि उन्हें काले बादल द्वारा रोका गया था। वे इसे पार करने में सक्षम नहीं थे। ऐसा लगता है कि इस जगह का 3 कंकालों पर बहुत बड़ा प्रभाव है। वे अपनी मूल जगह पर बिना हिलेडुले खड़े रहें। और की के दूसरी ओर इस जगह में बहुत रुचि रखता है। ये 10 मीटर लंबे कंकाल के ऊपर चढ़ गया और सामने के प्राचीन स्तंभ को ध्यानपूर्वक देख रहा है।
झाओ चेन अपनी मूल स्थिति में कुछ देर खड़े रहे, फिर वे चलने लगे और पत्थर के स्तंभ के चारों ओर घूमने लगे। उन्होंने पाया कि प्राचीन स्तंभ के चारों ओर का क्षेत्र एक निषिद्ध क्षेत्र है। इसमें प्रवेश करना असंभव है। उन्होंने कुछ मीटर लंबी विशाल हड्डी उठाई और इसे काले बादल में 10 मीटर से अधिक नहीं फेंका, लेकिन ये तेज धूप में बर्फ के टुकड़े की तरह तुरंत पिघल गई। ऐसी विनाशकारी शक्ति देखकर कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पीछे हट जाता है। जब झाओ चेन प्राचीन स्तंभ के पश्चिमी किनारे पर पहुंचे, तो उनके पूरे शरीर के बाल अचानक खड़े हो गए। उन्हें खतरे की आहट हुई। उस क्षण में उन्होंने अचानक देखा कि निषिद्ध काले बादल क्षेत्र में एक जीवाश्म जैसी आकृति खड़ी है। ये उनके बहुत करीब है और ये निश्चित रूप से एक भ्रम नहीं है। एक मानवाकार आकृति जो पत्थर की मूर्ति जैसी दिखती है। काले बादल के भीतर से एक हरी चमक फैली। झाओ चेन तुरंत पीछे कूद गया और उस खतरनाक हमले से बच गया। उसने अपनी मांसपेशियों को कस लिया। उसकी उंगलियों से उज्ज्वल आभा निकली। शानदार चमक ने दोनों हथेलियों को लगभग पारदर्शी बना दिया। उसने पहले ही युद्ध की तैयारी पूरी कर ली थी। काला बादल एक बुलबुले की गति के साथ उभरा। वह जीवाश्म जैसी आकृति धीरे धीरे अपने शरीर को घुमा रही थी। मूल रूप से जीवनहीन शरीर अब धीरे धीरे जीवन ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। ये 20 से अधिक वर्ष का एक युवक है। उसकी कदकाठी लंबी और पतली है। ऐसा लगता है जैसे उसे ज्यादा धूप नहीं मिली। उसका रंग कुछ पीला है। ये लोगों को एक भयावह अनुभव देता है। तुम कौन हो? झाओ चेन ने पूछा। और तुम कौन हो? भयावह युवक ने सवाल लौटाया। झाओ चेन ने अपनी शांतता वापस पा ली। ये लंबा और कुछ भयावह युवक शायद एक मानव होना चाहिए। अभी वो शायद प्रशिक्षण कर रहा था। असामान्य प्रशिक्षण विधि ने उसकी जीवन ऊर्जा को धीमा कर दिया। इस प्रकार ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी जीवन शक्ति को काट दिया हो। झाओ चेन ने अपना परिचय दिया। फिर उसने अपनी आंखों के सामने भयावह युवक का मुआयना किया और पूछा, तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? झाओ चेन ने विरोधी की पोशाक से देखा। वह ड्रैगन आइलैंड पर फंसे युवा विशेषज्ञों में से एक होना चाहिए। हालांकि वह द्वीप के दिल में उनसे पहले पहुंच गया था। अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए ऐसा लगता है कि विरोधी ने इस स्थान को जानबूझकर प्रशिक्षण के लिए चुना है। हूँ। भयावह युवक ने ठंडी सांस ली। जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो भूत की तरह काले बादल से बाहर तैर गया। उसके पूरे शरीर से अचानक हरी चमक निकली। उस पल में झाओ चेन को लगा कि आकाश घूम रहा है और धरती गोल हो रही है। ऐसा महसूस हुआ जैसे समस्थान विकृत हो रहा है। हालांकि झाओ चेन ने पहले ही युद्ध में शामिल होने की तैयारी कर ली थी। उसने घबराहट नहीं दिखाई। जैसे एक दिव्यबाज जो घाटी के ऊपर उड़ता है, उसने जल्दी से अपने शरीर को संतुलित किया, यहाँ तक कि संकट की स्थिति में भी। उसके सामने का दृश्य पहले ही विशाल परिवर्तनों से गुजर चुका था। झाओ चेन ने पाया कि उसने किसी अज्ञात स्थान में प्रवेश कर लिया है। हरी रोशनी की बूंदें उसके चारों ओर फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे उसने किसी प्रकार की अराजक स्थान में प्रवेश किया हो। ये 100 मीटर वर्ग का एक विचित्र स्थान है। इस स्थान में नीला आकाश और सफेद बादल नहीं है और न ही जमीन है। उसके चारों ओर केवल धुंधली आभा है। उसके पैर के नीचे भी वही हरी आभा झपक रही है। भयावह युवक उसके सामने खड़ा था। वो बहुत आसान और शांत दिख रहा था जब उसने झाओ चेन का निरीक्षण किया। ये कोई भ्रम नहीं है, ये एक वास्तविक स्थान है। झाओ चेन को अत्यंत आश्चर्य हुआ। जिस क्षण वह इस स्थान में फंस गया, उसने अपना दायां हाथ आकाश की ओर उठाया। उसके हाथ में एक शानदार आभा फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मांस पारदर्शी हो गया हो। नसें और हड्डियां नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। उसके हाथ के चारों ओर घूमती शक्ति की ऊर्जा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उसके बाद दिव्य आभा विस्फोट हो गई। उसने आकाश से अपना हाथ नीचे गिरा दिया। चमचमाती आभा ने मुहरबंद स्थान की एक दीवार को जोर से काट दिया। भयानक हमला हरे रंग की प्रकाश की दीवार को काटते हुए
इस स्थान को जोर से हिला दिया। प्रकाश की दीवार पर कई छोटे दरारें प्रकट हुईं, लेकिन वे तुरंत ठीक हो गई। झाओ चेन और भयावह युवक लगभग जमीन पर गिर पड़े। बहुत मजबूत। भयावह युवक ने बात करना शुरू किया। तुम युवा पीढ़ी में एक विशेषज्ञ हो। तुम कौन हो? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? झाओ चेन ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मुहरबंद स्थान से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। उन्होंने अब उस भयावह युवक पर धावा बोलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने पहले स्थिति को समझना चाहा। वॉइड मास्टर लॉरेंस। भयावह युवक ने अपना परिचय दिया। हाल ही में दिव्य स्तंभ के पास कई नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ शांति से प्रशिक्षण नहीं कर सकते। कुछ लोग यहाँ रहने के लायक नहीं हैं। झाओ चेन ने उसकी बातों से पता लगाया कि पहले से ही कुछ अन्य लोग ड्रैगन आइलैंड की गहराई में प्रवेश कर चुके हैं, और ऐसा लगता है कि कुछ लोग अक्सर यहाँ दिखाई देते हैं। ये देखा जा सकता है कि लॉरेंस झाओ चेन के बारे में नहीं जानता है। वह लंबे समय पहले ड्रैगन आइलैंड की गहराई में प्रवेश कर चुका है और हाल ही में सीमा पर हुई घटनाओं के बारे में नहीं जानता। मैं बिना वजह युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, झाओ चेन ने निर्दयता से कहा। मुझे डर है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि आप मुझे हरा देते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, अन्यथा मैं आपको स्वयं हड्डियों के समुद्र में भेज दूंगा। लॉरेंस बहुत शांत है, यद्यपि वह लोगों को एक भयावह अनुभव देता है। वह एक अडिग शक्ति के मालिक लगते हैं। हालांकि ये देखा जा सकता है कि उसकी कोई हत्या करने की इच्छा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ ये चाहता है कि यहाँ ज्यादा लोग न हों, ताकि वे उसके प्रशिक्षण को परेशान न करें। ठीक है, चलो देखते हैं कि मैं वास्तव में कितना मजबूत हूँ। झाओ चेन ने शब्दों में समय बर्बाद नहीं किया। कुछ मामलों को केवल कार्रवाई से ही सुलझाया जा सकता है। स्वूश, रोशनी की किरणें चमकीं। लॉरेंस ने एक के बाद एक हरी आभा निकाली। इसके बाद ये मुहरबंद स्थान बहुत उज्ज्वल हो गया। झाओ चेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बाधित हो गया है। धुंधली आभा ने उसके शरीर को ज्वार की तरह घेर लिया, जिससे वह एक भी मांसपेशी को नहीं हिला पाया। एक शक्तिशाली दाब बल था, जिससे उसे दम घुटने का एहसास हुआ। एक मानसिक व्यक्ति वास्तव में भयानक होता है। उनकी अनूठी क्षमता स्वाभाविक होती है। लॉरेंस स्पष्ट रूप से स्थान को नियंत्रित करने की जन्मजात क्षमता रखते थे। झाओ चेन को लगता है कि ये विरोधी बहुत भयानक है। यदि अन्य लोग ये जान ले कि यहाँ एक वॉइड मास्टर है, तो वे निश्चित रूप से बहुत ही चौंक जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के लोग सबसे भयानक होते हैं। इस प्रकार के लोग अपने समक्षों के राजा होते हैं। वे जन्म के समय ही अवर्णनीय शक्तिशाली क्षमता रखते हैं। यदि वे अपने आसपास की जगह का सही उपयोग करें, तो वे अपने प्रतिद्वंद्वी की नियति को समझ सकते हैं। हर कोई स्थान के भीतर रहता है। यदि प्रतिद्वंद्वी उस स्थान में फंस जाए जिसे वे नियंत्रित करते हैं, तो वॉइड मास्टर अजेय होंगे। वॉइड मास्टर फीनिक्स के पंख और गेंडे के सींग की तरह दुर्लभ होते हैं। किंवदंती है कि जब वे एक निश्चित स्तर तक प्रशिक्षण लेते हैं, तो वे जिस स्थान को नियंत्रित कर सकते हैं वह बढ़ता रहेगा, कुछ मीटर से लेकर कुछ 100 मीटर तक। और जब वे एक निश्चित क्षेत्र तक पहुंचते हैं, तो वे सीधे देवत्व में उन्नति करेंगे। लॉरेंस द्वारा नियंत्रित स्थान मात्र 100 मीटर वर्ग है। यह एक मुहरबंद स्थान है। हालांकि घेरे की सीमा सीमित है, लेकिन इस स्थान के भीतर उसका पूर्ण अधिकार है। झाओ चेन का शरीर शक्तिशाली स्थान द्वारा संकुचित किया जा रहा है। भले ही उसका शारीरिक शरीर मजबूत हो, वो अभी भी भयानक शक्ति द्वारा दबाया जा रहा है, जब तक कि उसकी हड्डियों से आवाज आने न लगे। स्थान उसकी शरीर को शक्तिशाली बल के साथ फाड़ रहा है। प्रतिरोध मत करो, मैं तुम्हें हड्डियों के समुद्र में भेज दूंगा, लॉरेंस ने एक शांत अभिव्यक्ति के साथ कहा। हूँ, झाओ चेन ने ठंडी सांस ली। उसके पूरे शरीर में जलती हुई दिव्य ज्वाला धड़क रही थी। उसका पूरा व्यक्ति एक चमचमाते सूर्य की तरह दिख रहा था। उसका लंबा और सीधा शरीर अनंत दिव्य चमक उत्पन्न कर रहा था। हालांकि इस स्थान के भीतर अधिक समय नहीं बीता है, झाओ चेन को ऐसा लग रहा था कि यह उनकी अब तक की सबसे कठिन लड़ाई होगी। उन्होंने स्थान की शक्तिशाली फाड़ने वाली शक्ति का विरोध करने के लिए
कोई प्रयास नहीं छोड़ा। जैसा कि उनका शारीरिक शरीर दिव्यता में बदल गया था, ये अपार चमकदारता उत्पन्न कर रहा था। उन्होंने अपनी गुप्त तकनीक का पूरा उपयोग किया, लगातार दिव्य चमक उत्पन्न की, जो एक उग्र पवित्र ज्वाला की तरह लग रही थी। लॉरेंस की अभिव्यक्ति बदल गई। उनका मूल भयावह रंग अब और भी पीला दिख रहा था। उसके माथे से पसीना छूटना शुरू हो गया। झाओ चेन जैसे विशेषज्ञ को इस स्थान में फंसाने के लिए उसे बहुत आत्मिक शक्ति खर्च करनी पड़ी। इस समय उसे अत्यंत कठिनाई महसूस हो रही थी। इसी समय के आसपास झाओ चेन ने आखिरकार कठिनाई से हिलना शुरू किया। उन्होंने अनिश्चितता से कदम रखा। वह लॉरेंस के पास एक कदम एक समय पर चले। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी पीठ पर एक भारी पहाड़ उठा रहा हो। उसने जैसे ही एक कदम उठाया, स्थान जोर से हिल गया। उसी समय झाओ चेन भी दाएं और बाएं झूल रहे थे। उसकी हड्डियां लगातार चरमराने की आवाज उत्पन्न कर रही थी। संभव है कि उसका शरीर किसी भी समय ढह जाए। लॉरेंस का चेहरा पीला हो गया। पसीने ने उसके लंबे बालों को गीला कर दिया, जिससे बालों का गुच्छा एक साथ चिपक गया। वह मुश्किल से ऊपर तैर गया और इस स्थान के एक तरफ हट गया। झाओ चेन इस समय अत्यधिक पीड़ा झेल रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी भी समय ढह सकता है, लेकिन वह लॉरेंस द्वारा नियंत्रित स्थान से बाहर निकलने का तरीका नहीं खोज पा रहा है। उसने मुश्किल से अपना दायां हाथ उठाया। स्थान की भयानक शक्ति ने उसके दाहिने हाथ को कांपने पर मजबूर कर दिया। नसें जोर-जोर से धड़क रही थी। उसने अपना दायां हाथ उठाने के लिए बहुत ताकत खर्च की। उसने लॉरेंस की ओर इशारा किया और उसकी ओर एक शानदार तलवार की आभा शूट की, इस आशा में कि वह उसे भेद सके। इस समय लॉरेंस ने भी अपनी संयम खो दी। वह सिर से पांव तक पसीने में भीग गया था। पसीना पहले ही भाप बनकर उसे छिपा चुका था। उस शानदार तलवार की आभा को अपनी ओर चार्ज करते देख उसने मुश्किल से हवा में एक हरी चमक बिछाई और फिर चार्जिंग दिव्य आभा क्लैंग की ध्वनि के साथ गायब हो गई। हरी चमक भी हवा में टूट गई। स्थान से उत्पन्न शक्ति ने हमले को रोक दिया। शुरू से लेकर अब तक केवल थोड़े समय ही बीते थे, लेकिन दोनों के लिए ऐसा लगता था जैसे एक सदी बीत चुकी है। वे पहले ही बिखरने के कगार पर थे। लॉरेंस ने अत्यधिक थकान महसूस की। उसने नहीं सोचा था कि उसे इस तरह के शक्तिशाली शत्रु का सामना करना पड़ेगा। स्पेस शैटरिंग तकनीक वास्तव में प्रतिद्वंद्वी से निपटने में असमर्थ थी। अंत में उसने अपने दांत पीसे और दोनों हाथों को मुश्किल से हिलाकर एक जटिल चाल चलने लगे। उसने एक के बाद एक हरी दिव्य आभा निकाली और कई दिव्य ब्लेड बनाए जो झाओ चेन की ओर घूम रहे थे। यह स्थान की आत्मिक शक्ति द्वारा बनाई गई तलवारों की बारिश है। यदि आत्मिक शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत है, तो यह पूरी तरह से स्थान को तोड़ने में सक्षम हो सकती है। हालांकि लॉरेंस के पास स्थान को तोड़ने की पर्याप्त शक्ति नहीं थी। यह शक्तिशाली वॉयड तलवार समान स्तर के विशेषज्ञों को मात देने के लिए पर्याप्त है। इस समय झाओ चेन को वास्तव में मौत का सामना करना पड़ रहा था। नाजुक दिखने वाले लॉरेंस वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। वह सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी थे जिनका उन्होंने सामना किया था। झाओ चेन ने कभी हार मानने की नहीं सोची, यहाँ तक कि जब वह मौत के द्वार पर थे, वह पूरी कोशिश करते रहेंगे। यह उनकी व्यक्तित्व है। उनके हाथ पारदर्शी हो गए। कोई स्पष्ट रूप से रक्त प्रवाह देख सकता था। उनकी कांपती हुई हड्डियां और ऊर्जा का प्रवाह। संभावना है कि वह किसी भी समय ढह सकते हैं, लेकिन इस समय झाओ चेन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी एक्सुविया 5वीं स्वर्गीय परत की शक्ति को सीमा तक बढ़ा दिया। उनके दोनों हाथ वास्तव में स्थान की बाधा को तोड़ रहे थे। यहाँ तक कि अगर उनके शरीर को ढहने का खतरा था, झाओ चेन ने बिना झिझक अपने हाथों को लहराना जारी रखा। उन्होंने एक के बाद एक रहस्यमय जादुई वृत्त बनाए। इस स्थान में चमचमाती तारा रोशनी प्रकट हुई
और झाओ चेन के सामने 7 सबसे चमकीले तारे प्रकट हुए। नॉर्थ स्टार नक्षत्र तेजी से घूम रहा था और उनकी रक्षा कर रहा था। उन्होंने एक टुकड़ा खूबसूरत रोशनी स्क्रीन बनाई। पूरा स्थान शानदार दिव्य आभा से भर गया। झाओ चेन ने बहुत उत्साह महसूस किया। उन्होंने इस नॉर्थ स्टार नक्षत्र की प्रकाश स्क्रीन को सील्ड गॉड के रूप में नाम दिया। मूल रूप से इस तरह के जादुई वृत्त को सफलतापूर्वक खींचना बहुत कठिन था, लेकिन जब उनकी जान पर खतरा था, उनका छिपा हुआ संभावित जागृत हुआ। उन्होंने वास्तव में इस उत्तर तारे के भगवान को सफलतापूर्वक खींचा। 1. एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद स्थान की आत्मिक शक्ति से बनाई गई वॉयड तलवार को अजेय माना जाता है। यहाँ तक कि देवता भी इसे उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद रोकने में असमर्थ होते हैं। हालांकि लॉरेंस अभी उतना शक्तिशाली नहीं है। इस प्रकार की भयानक तलवारों की बारिश भी काफी आश्चर्यजनक है। फाड़ फाड़ स्थान के फाड़ने की ध्वनि मौत की दानवी ध्वनि जैसी है। हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ। तलवारों की परतें बारिश ने वास्तव में सील्ड गॉड लाइट स्क्रीन के संपर्क में आने पर महासागर की ओर वापस जाने वाली बारिश के पानी जैसी बन गईं। वे सभी चमकदार प्रकाश स्क्रीन द्वारा पिघल और अवशोषित हो गई। झाओ चेन के सामने चमचमाती चमक 10 शानदार सूर्य जैसी है जो एक साथ दुनिया को चमका रही हैं। यह लोगों को अपनी आंखें खोलने में असमर्थ बना देती है। तलवारों की बारिश नॉर्थ स्टार नक्षत्र के स्कोप में एक शुद्ध आत्मिक शक्ति में बदल गई। 2-3 इसके बाद यह वास्तव में नॉर्थ स्टार नक्षत्र के स्पून हैंडल में खो गई। झाओ चेन लगातार अपने हाथों को लहराते रहे, एक के बाद एक रहस्यमय चालें करते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्थान को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे। नॉर्थ स्टार नक्षत्र चित्रण अत्यधिक धुंधला हो गया। फिर इस समय यह वास्तव में एक भयानक ऊर्जा तरंग उत्पन्न कर रहा था। यह पहले की वॉयड आत्मिक शक्ति के साथ मिल गया और एक छोर से स्पून हैंडल से लॉन्च हुआ। झाओ चेन ने अपनी शक्ति और लॉरेंस की शक्ति को एक साथ मिलाया। चमचमाता प्रकाश बीम एक अजय दिव्य तलवार जैसी है। यह लॉरेंस के कान के पास से गुजरी और फिर जोर से रोशनी की दीवार से टकराई। जोरदार गूंजती ध्वनि के साथ 100 मीटर वर्ग की विचित्र स्थान ढह गई। यह कुछ भी नहीं में बदल गई। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो झाओ चेन हड्डियों के समुद्र के बीच में प्रकट हुए। उनके पूरे शरीर की हड्डियां चटक चटक प्लुक प्लुक की ध्वनि कर रही थी। उनका शरीर अंत तक सहन कर गया और ढह नहीं गया। उनका पूरा व्यक्ति तलवार की धार की तरह था जब उन्होंने अपने सामने प्रतिद्वंद्वी को देखा। लॉरेंस का शरीर कुछ बार डगमगाया, फिर उसने दृढ़ता से जमीन पर अपनी नजरें जमा दी। उसने भी झाओ चेन पर अपनी आंखें जमा दी। लंबे समय बाद उन्होंने आखिरकार बात करना शुरू किया। तुम जीत गए। उम्मीद नहीं थी कि एक एक्सुविया 5वीं स्वर्गीय परत वॉयड मास्टर वास्तव में एक एक्सुविया 5वीं स्वर्गीय परत मार्शल आर्टिस्ट से हार जाएगा। हालांकि वह निराश नहीं थे और जारी रखा, वास्तव में मैं तुम्हारे से बहुत कमजोर नहीं हूँ। क्या वॉयड मास्टर इतना खास है? झाओ चेन को लगा कि थोड़ा भयावह लॉरेंस थोड़ा ज्यादा अभिमानी है। लॉरेंस कड़वाहट से हंस पड़ा क्योंकि वह आखिरकार हार गया था। वह केवल खुद का मजाक उड़ा सकता था। मैं मानता हूँ कि मैं हार गया, लेकिन तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। वॉयड मास्टर को समान स्तर के प्रशिक्षकों के बीच अजेय माना जाता है। हम सम्राटों के सम्राट हैं। हम दोनों एक्सुविया 5वीं स्वर्गीय परत हैं। और फिर भी मैंने आज तुमसे हार गया। यह मुझे वास्तव में शर्मिंदा करता है। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। अब तक मैंने कभी नहीं सुना कि वॉयड मास्टर समान स्तर के प्रशिक्षकों के बीच सम्राट है, क्योंकि मैं मानव दुनिया से आया हूँ।
झाओ चेन देख सकता था कि लॉरेंस ने अपनी हार से कोई नाराजगी नहीं जताई। उन्होंने इस कारण से झाओ चेन को दुश्मन नहीं समझा, इसलिए वह भी धीरे धीरे और मृदु हो गए। अगर किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, तो कौन खुशी से किसी से दुश्मनी करना चाहेगा? तुम वास्तव में नश्वर दुनिया से हो। कुछ सरल चर्चाओं के बाद झाओ चेन ने आखिरकार समझ लिया कि वॉयड मास्टर का क्या मतलब होता है। वे वास्तव में प्रशिक्षकों के बीच राजा होते हैं, और वे फीनिक्स के पंख और गेंडे के सींग की तरह दुर्लभ होते हैं। हालांकि उसने एक वॉयड मास्टर को हराया जो समान स्तर पर अजेय माना जाता था, आज वह आत्मविश्वास से भर गया है। एक किंवदंती को तोड़ना संभव है। उसी समय लॉरेंस ने भी हाल ही में ड्रैगन आइलैंड पर हुई कई घटनाओं के बारे में झाओ चेन से सुना। उन्होंने बहुत समय पहले ड्रैगन आइलैंड की गहराई में प्रवेश किया था। चूंकि द्वीप को सील कर दिया गया था, वह हमेशा दिव्य स्तंभ के पास प्रशिक्षण लेते रहे हैं। गठबंधन, प्रतिबंध, देरसबेर यहाँ एक खूनी लड़ाई होगी। अधिकांश लोग ड्रैगन आइलैंड पर लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। चूंकि भाई लॉर पहले ही अनुमान लगा चुके हैं, तो क्यों न भविष्य में एक दूसरे का ख्याल रखें? बहुत अच्छा, मैं भी तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता। एक बड़ी लड़ाई के बाद लॉरेंस का चेहरा और भी पीला हो गया। मैं भी तुम्हारे जैसे भयानक दुश्मन बनाना नहीं चाहता था। झाओ चेन ने जो कहा वह सत्य है। वॉयड मास्टर सबसे शक्तिशाली दुश्मन है जिसका उसने कभी सामना किया। शियाओ चेन और लॉरेंस पूरी तरह से थके हुए थे। पर्याप्त आराम करने के बाद लॉरेंस फिर से काले बादल में प्रवेश कर गया ताकि उस खराब वातावरण में प्रशिक्षण जारी रख सके। शून्य की आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर की रक्षा कर रही थी। उसका पूरा शरीर एक जीवाश्म की तरह अचल था। दूसरी ओर शियाओ चेन मंत्रमुग्ध काले बादल के चारों ओर घूमता रहा। पहली लड़ाई तेज और संक्षिप्त थी और इसे बंदस्थान में अंजाम दिया गया था, इसलिए 3 कंकाल और केके अलार्म नहीं हुए थे। चिनगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग शियाओ चेन का पीछा नहीं कर रहे थे। वह क्षेत्र जहां दिव्य मोनोलिथ स्थित है, उनका बड़ा प्रभाव था। इसने उनके मानसिक स्थिति को बहुत असहज बना दिया। केके भी शियाओ चेन का पीछा नहीं कर रहा था। यह दूर एक जगह अकेले इधर-उधर घूम रहा था। दिव्य मोनोलिथ के चारों ओर घूमने के बाद शियाओ चेन ने खोजा कि प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करना संभव नहीं है। अधिकतम वे केवल कुछ मीटर प्रवेश कर सकते हैं, जैसे कि लॉरेंस, और एक भयानक विनाशकारी आभा द्वारा रोका जाएगा। जब शियाओ चेन लौटा तो केके लगातार चीखते हुए उसके पास आया। इसने अपने सामने के 100 मीटर ऊंचे दिव्य मोनोलिथ की ओर इशारा किया और बार-बार संकेत करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ मिल गया है। क्लैटर, क्लैटर। केके बहुत असंतुष्ट लग रहा था कि शियाओ चेन उसके मतलब को नहीं समझ रहा था। इसने वास्तव में तानाशाही करना शुरू कर दिया। इसने 10 मीटर ऊंचे कंकाल को जिद्दी से तोड़ दिया। अंत में इसने अपनी बर्फसफेद छोटी पंजों को जोर से लहराया, लेकिन उसमें जरा भी हिंसा की प्रकृति नहीं थी। शियाओ चेन इस हास्यास्पद दृश्य को देखकर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने छोटे दोस्त के बालों वाले शरीर को सहलाया। 5 दिन पलक झपकते ही बीत गए। शियाओ चेन लगातार हड्डियों के समुद्र के चारों ओर घूमता रहा, इस जगह के रहस्यों की खोज करता रहा। लेकिन निश्चित रूप से उसने अपना अधिकांश समय दिव्य मोनोलिथ के आसपास प्रशिक्षण में बिताया, दिव्य मोनोलिथ द्वारा उत्सर्जित विनाशकारी आभा का उपयोग करके अपनी छिपी हुई क्षमता को जगाने के लिए। प्रतिबंधित क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र वास्तव में प्रशिक्षण के लिए एक महान स्थान है। इन पिछले कुछ दिनों के दौरान शियाओ चेन ने खोजा कि इस क्षेत्र में लॉरेंस के अलावा वास्तव में अन्य साधक भी हैं।
वह जानता था कि वे सच्चे विशेषज्ञ होने चाहिए जो बहुत पहले द्वीप की गहराई में प्रवेश कर चुके थे। उन्हें अपनी क्षमता पर बहुत आत्मविश्वास होना चाहिए। के वास्तव में शियाओ चेन का पीछा नहीं कर रहा था। यह केवल सभी नए अनुभवों के बारे में जिज्ञासा से भरा हुआ था। इन पिछले कुछ दिनों में यह दिव्य मोनोलिथ के चारों ओर घूमता रहा, अपने मुंह से लगातार ची ची की आवाज निकालता रहा। ऐसा लग रहा था कि यह कुछ सोच रहा है। शियाओ चेन ने इसे बस रहने दिया। यह विदेशी छोटा प्राणी कुछ ऐसा नहीं है जिसे बलपूर्वक वश में किया जा सके। और 3 कंकाल दिव्य मोनोलिथ के करीब जाने के लिए बहुत अनिच्छुक लग रहे थे। वे इस हड्डियों के समुद्र में प्रवेश करने के लिए भी अनिच्छुक थे। उन्होंने हड्डियों के समुद्र के पड़ोसी मृत जंगल में ध्यान करने का विकल्प चुना। उनके माथे पर कमल का प्रतीक चमकदार और चमकदार होता जा रहा है। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता है कि वे एक सफलता के कगार पर हैं। 8वें दिन हड्डियों के समुद्र के भीतर कुछ और मानवाकार आकृतियां देखी जा सकती थी और मृत जंगल में भी कुछ दर्जन साधक दिखाई दिए। इस अतुलनीय रूप से शांत और मृत क्षेत्र को अधिक जीवन शक्ति से भर दिया। बाहरी क्षेत्र के लोग आखिरकार आ गए। यहाँ से कुछ दर्जन मील दूर एक पहाड़ी जंगल के भीतर और भी अधिक मानवाकार आकृतियां घूम रही थी। कई लोगों ने प्रशिक्षण के लिए एक उपयुक्त आधार पाया और पहाड़ी जंगल में लकड़ी के घर बनाए। बाहरी क्षेत्र के लोग वास्तव में ड्रैगन द्वीप की गहराई में चले गए। दरअसल यह कुछ बहुत स्पष्ट है, क्योंकि वे सभी ड्रैगन द्वीप पर फंसे हुए थे। इसका मतलब है कि उनके पास यहाँ बाकी जीवन बिताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और द्वीप पर बहुत सारे राक्षस इधर-उधर घूम रहे हैं। केवल एक ही क्षेत्र में इकट्ठा होकर ही वे अपनी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। ड्रैगन द्वीप विशाल है। उन्हें जल्दी या बाद में सभी क्षेत्रों का पता लगाना था। यह उनके लिए केवल द्वीप के बाहरी क्षेत्र तक सीमित रहना असंभव था। इस बार उन्होंने द्वीप के हृदय में मार्च किया। यह वही था जो सभी ने तय किया था। भविष्य में वे एक के बाद एक सभी क्षेत्रों का पता लगाने की योजना बनाते हैं। बेशक हर साधक का जनसमूह का पालन करना असंभव है। कुछ लोगों ने पहले ही अकेले प्रस्थान कर दिया था। कई 100 लोग 10 से अधिक पर्वत श्रृंखलाओं में बिखरे हुए थे। प्रत्येक और हर गठबंधन काफी दूरी से अलग थे। यह क्षेत्र मृत जंगल का निकटतम पड़ोसी है। यह हड्डियों के समुद्र से कुछ दर्जन मील दूर है। जब शियाओ चेन दिखाई दिया तो उसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। पिछली लड़ाई के बाद से हर गठबंधन ने उसकी अद्वितीय शक्ति के बारे में अवगत हो गया था। वह एक तेज तलवार है जिससे उलझना नहीं है। शियाओ चेन ने पाया कि सभी साधकों की आंखों में एक अजीब सी अभिव्यक्ति थी। बाद में उसने एक गठबंधन संस्थापक के मुंह से पाया जो उसे भर्ती करना चाहता था कि यान किंगचेंग ने घोषणा की थी कि वह अमर गठबंधन का नेतृत्व करेगी और उसके साथ 1 महीने तक छिप-छिप का खेल खेलेगी। और इतने दिनों के बाद गायब होने के बाद वह वास्तव में यहाँ खुले में आया था। लोग असमंजस में पड़ गए। जब शियाओ चेन को यह समाचार मिला तो वह वास्तव में चौंक गया। जिसे वह चिंतित था वह आखिरकार हो रहा है। विभिन्न गठबंधनों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध किसी को राजा बनने से रोकने के लिए थे, लेकिन यह अभी भी एक बुरी दिशा की ओर जा रहा है। भले ही ऐसा लगे कि सतह पर गठबंधन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जब तक किसी के पास पर्याप्त शक्ति है वे अभी भी अंधेरे में सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। केवल इसलिए कि नियम अभी सेट किए गए थे, कोई भी पहले नियम तोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब ऐसा हुआ है, भविष्य में इसे टालना असंभव होगा। सब कुछ अंधेरे में नियंत्रित होगा। यह मुख्य कारण है कि शियाओ चेन ने लड़ाई के बाद तुरंत छोड़ने का फैसला किया। उसने पहले से ही अनुमान लगाया था कि यह जल्दी या बाद में होगा। उसने पहले ही अटकलबाजी की थी।
पहले के सभी प्रकार के प्रतिबंध केवल एक अवधि के लिए प्रभावी थे। इसे अंततः पर्दे के पीछे के विभिन्न योजनाकारों द्वारा तोड़ा जाएगा। भविष्य में ड्रैगन द्वीप अत्यंत क्रूर होगा। जो लोग इच्छाओं से भरे हुए हैं और जो योजनाकार निष्क्रिय नहीं रहना चाहते हैं, वे अंततः कुछ गठबंधनों को मिलाकर एक शक्तिशाली बल बनाने के लिए एकत्रित करेंगे। यह बहुत स्पष्ट है कि एक बार जब वे ड्रैगन द्वीप की स्थिति का पता लगा लेंगे, तो अनिवार्य रूप से एक और भयानक बड़ी सफाई होगी। शक्तिशाली बल अंधेरे में आग जलाएंगे। जब वह समय आएगा, तो अब 600 से 700 लोगों में से आधे शायद कोलाहल में अपनी जान गंवा देंगे। शियाओ चेन आगामी संकट से अवगत हो गया। उसने महसूस किया कि यह शायद अंततः एक गठबंधन स्थापित करने का समय हो सकता है। लेकिन सभी सच्चे विशेषज्ञों को पहले ही अन्य लोगों ने पकड़ लिया था। इसे ध्यान से सोचने के बाद उसने महसूस किया कि एक गठबंधन स्थापित करना आवश्यक नहीं हो सकता है। जब तक वह लॉरेंस जैसे कुछ विशेषज्ञों को एकत्र कर सकता है जो एक दूसरे का ध्यान रखें, यह एक गठबंधन बनाने की तुलना में बहुत बेहतर होगा। लॉरेंस निश्चित रूप से औसत गठबंधन के साथ अकेले लड़ने की ताकत रखता था। यदि इस स्तर के 3 या 5 विशेषज्ञ एक साथ आते हैं, तो कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। शियाओ चेन की उपस्थिति ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन अनावश्यक असुविधा से बचने के लिए वह तुरंत सभी के सामने गायब हो गया। उसने ईझेन और ईची के धर्म गठबंधन के स्थल को खोजने में बहुत समय बिताया। 2 संतुलित आभा वाले भिक्षु वर्तमान में अपने दोपहर के भोजन का आनंद ले रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह मांस और मछली की प्रचुर मात्रा में व्यंजन है। यह वास्तव में उनकी संतुलित आभाओं के साथ मेल नहीं खाता। हर बार जब शियाओ चेन उन्हें इस तरह देखता है, तो वह हंसने से खुद को नहीं रोक पाता। क्या दुर्लभ अतिथि! आओ और हमारे साथ कुछ शाकाहारी भोजन करो। 2 भिक्षु बहुत उत्साही हैं। शियाओ चेन थोड़ा हतप्रभ महसूस करता है। उनके सामने इतना शानदार मांस भोजन है, फिर भी वे कह सकते हैं शाकाहारी भोजन। ये दोनों भिक्षु वास्तव में निश्चिंत हैं। उनके साथ भोजन करने से शियाओ चेन को इन 2 भिक्षुओं से कई जानकारी मिल सकी। उम्मीद के मुताबिक यान किंग चेंग ने शियाओ चेन का पीछा करने के लिए एक समूह का नेतृत्व किया, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने गलत दिशा में पीछा किया। वे वास्तव में ड्रैगन द्वीप की गहराई में नहीं आए। वे रास्ते में एक आदिम पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए। बौद्ध ईची ने अनुमान लगाया कि यान किंग चेंग और बाकी ने संभवतः एक युवा सिंडिकेट ड्रैगन किंग के निशान खोजे और इसे पकड़ना चाहा। हालांकि वे अब ड्रैगन द्वीप नहीं छोड़ सकते। अगर वे एक सिंडिकेट ड्रैगन किंग को वश में कर सकते हैं, तो जब युवा ड्रैगन पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो कौन उनके लिए मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत करेगा? जब तक पूर्वज ड्रैगन प्रकट नहीं होता, सिंडिकेट ड्रैगन एक अत्यंत भयावह राजा बन जाएगा जिसके पास कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। अपने भोजन के बाद शियाओ चेन ने नारियल का रस का एक कप पिया और बौद्ध ईझेन से पूछा, क्या अमर गठबंधन पूरी तरह से प्रयास करने वाला है? क्या तुम यह करने वाले हो? बौद्ध ईझेन ने जल्दी से समझा कि शियाओ चेन क्या सोच रहा था। चूंकि उन्होंने पहले ही मेरे खिलाफ कदम उठा लिए हैं, मुझे उनके साथ विनम्र क्यों रहना चाहिए? मैंने पहले ही लांडे को गंभीर चोट पहुंचाई है। वह यान किंग चेंग के साथ फिर से टीम नहीं बना पाएगा। मैं उनकी शेष सेना को समाप्त करना चाहता हूं। ईझेन और ईची ने एक दूसरे पर त्वरित दृष्टि डाली। शियाओ चेन वास्तव में साहसी है। वे इस तरह के व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। बौद्ध ईझेन ने उसकी ओर रुख किया और कहा, लांडे सहित अमर गठबंधन से 3 लोग नहीं भेजे गए हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। फैंटम एलायंस और थ्रोइंग नाइफ एलायंस जो उनके साथ अच्छे संबंध में हैं, अमर एलायंस के पास स्थित है। अधिक जानकारी के लिए दबाव डालने के बाद
शियाओ चेन को पता चला कि फैंटम एलायंस की स्थापना एक मानसिक व्यक्ति कार्लोस द्वारा की गई थी। उनकी जन्मजात क्षमता एक गुप्त और अप्रत्याशित मृगतृष्णा तकनीक है। वास्तविक क्या है और क्या नहीं है, इसे अलग करना कठिन है, प्रभावी ढंग से बचाव करना असंभव है। बौद्ध ईझेन के अनुसार कार्लोस बहुत शक्तिशाली है। वह पश्चिम में प्रसिद्ध व्यक्ति में से एक है। शायद ड्रैगन द्वीप पर बहुत कम युवा उससे मेल खा सकते हैं। जहां तक थ्रोइंग नाइफ एलायंस के संस्थापक वार्टन का सवाल है, उनका बैकग्राउंड भी उतना ही महान है। वह वास्तव में पौराणिक व्यक्ति ली सुनुआन के उत्तराधिकारी हैं। किसने ली सुनुआन के बारे में नहीं सुना, उसे कौन नहीं जानता। जियाओ ली फ्लाइंग डैगर अपने पूरे जीवन में कभी भी निशाने से नहीं चुका। अंत में उसने अपने थ्रोइंग नाइफ से अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया और अमर लोगों की दुनिया में प्रवेश किया, जो हमेशा के लिए एक किंवदंती छोड़ गया। यहाँ तक कि अमर लोगों की दुनिया में यह कल्पना करना कठिन है कि कोई भी जियाओ ली के उड़ते हुए खंजर से बचने में सक्षम हो। किंवदंती के अनुसार जब वह अभी-अभी अमर लोगों की दुनिया में प्रवेश किया था, तो उसने अपने फेंकने वाले चाकू से एक प्रतिष्ठित देवता को समाप्त करके दुनिया को चौंका दिया था। ली सुनुआन के उत्तराधिकारी के रूप में कोई भी साधक वार्टन को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार जियाओ ली का फ्लाइंग डैगर कभी भी निशाने पर नहीं चुका। उसने कई पीढ़ियों के साधकों को आतंकित किया। शियाओ चेन ने अपनी भौहें उठाईं और सोचते हुए कहा, कार्लोस, फैंटम एलायंस का संस्थापक, एक प्रतिभाशाली मानसिक व्यक्ति, वार्टन, जियाओ ली फ्लाइंग डैगर के उत्तराधिकारी, इसके खिलाफ बचाव करना असंभव है। बौद्ध ईची को अचानक कुछ महत्वपूर्ण याद आया और कहा, अजीब बात है, पिछले कुछ दिनों से कार्लोस और वार्टन के सभी निशान गायब हो गए हैं। तीनों ने अचानक एक ही समय में कुछ सोचा। बौद्ध ईझेन ने कहा, बिना सोचे समझे इधर-उधर मत चलो, मैं कुछ लोगों को जांच के लिए भेजूंगा। 2 घंटे बाद बौद्ध ईझेन को खबर मिली, कार्लोस और वार्टन सचमुच कुछ दिनों से गायब थे। शायद वे यान किंग चेंग के साथ हैं। शियाओ चेन ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया और कहा, वे वास्तव में मुझे बहुत ऊंचे मानते हैं। बिना सोचे समझे कार्य न करें। मैं कुछ लोगों को और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजूंगा। बौद्ध ईझेन ने एक बार फिर से धर्म एलायंस से किसी को जांच के लिए भेजा। जब रात हुई तो आखिरकार उन्हें कुछ निश्चित खबरें मिली। किसी ने देखा कि कार्लोस और वार्टन अपने साथ कुछ लोगों को लाए और अमर एलायंस के साथ एक ही पर्वत श्रृंखला में प्रवेश किया। वे वास्तव में मुझे खत्म करना चाहते थे, साथ मिलकर काम कर रहे थे। शियाओ चेन ने एक ट्री हाउस की खिड़की के सामने खड़े होकर डूबते सूरज की बची हुई धूप को देखते हुए कहा। फिर उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे भी विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि वे पहले ही एक साथ निकल चुके हैं, तो मैं उनकी शेष सेना का निपटान करूंगा। अधीर मत बनो। हो सकता है कि कार्लोस और वार्टन केवल सिंडिकेट ड्रैगन किंग के पीछे जा रहे हों। आपका बिना सोचे समझे कार्य और भी दुश्मनों को आपके ऊपर ला सकता है। ईझेन ने इसके खिलाफ सलाह दी। मुझे पता है कि क्या करना है। अमर एलायंस निश्चित रूप से मुझे ढूंढने आएगा। मुझे अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करना पसंद नहीं है। यदि फैंटम एलायंस और थ्रोइंग नाइफ एलायंस के शेष सदस्य शामिल नहीं हुए, तो मैं भी उनके लिए परेशानी पैदा करने नहीं जाऊंगा। यदि वे शामिल हो गए, तो मेरी निर्दयता के लिए मुझे दोष मत देना। शियाओ चेन बहुत निर्णायक है, खासकर इस तरह के जीवन और मृत्यु के मामले में। वह अपने दुश्मन पर कभी भी दया नहीं दिखाएगा। रात का समय, तारों से भरा विशाल आकाश, जंगल का समुद्र पहले की तरह ही अराजक है। सभी प्रकार के राक्षसों की हाउलिंग पहाड़ की लकड़ियों के भीतर क्रमिक रूप से उठती और गिरती है। कुछ अज्ञात विशाल राक्षस भी हैं,
जो अपने शिकार का पीछा करते समय पृथ्वी को हिला रहे हैं। एक के बाद एक खूनी दृश्य पहाड़ी जंगल में फैले हुए हैं। शियाओ चेन ने 3 कंकालों को प्राचीन जंगल में लाया और चुपचाप चलते रहे। वे कई गठबंधनों का ध्यान आकर्षित किए बिना पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए। इसके बाद उन्होंने अमर एलायंस के निशान पाए। कुछ काले बादल धीरे धीरे यहाँ तैर रहे थे। तारों की रोशनी बंद हो गई थी। प्राचीन जंगल अंधकार में डूब गया था। ऐसा लगता है कि आज रात भारी बारिश होगी। और इसी समय शियाओ चेन और 3 कंकाल पहले से ही अमर एलायंस के स्थान पर पहुंच चुके थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बिजली आकाश से गिरी, अंधकार के पार फैली, रात के आकाश को रोशन कर दिया। शियाओ चेन ने बड़े कदमों से आगे बढ़े। उन्होंने अपने हाथ में तलवार हिलाई। चमकदार तलवार की आभा ने तुरंत पहाड़ी क्षेत्र को रोशन किया और साथ ही बिजली की भी प्रतिक्रिया की। विशाल तलवार की आभा ने तुरंत सामने के ट्री हाउस को आधे में काट दिया। कौन है? 2 मानवाकार आकृतियां जल्दी से बाहर निकलीं। शियाओ चेन ने उन्हें ठंडे स्वर में देखा। उसने उनमें लांडे की आकृति नहीं पाई। उसने बड़े कदमों से आगे बढ़ते हुए चारों ओर की जांच की। उसने 2 साधकों को 3 कंकालों के पास छोड़ दिया जो 3rd सेलेस्टियल लेयर ऑफ इग्जुविया में सफलता के कगार पर थे। तुम कौन हो? कोई है जो मदद करे। अमर एलायंस के 2 सदस्य बेहद डरे हुए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि खतरनाक तारा खुद उन्हें ढूंढेगा। वे आतंकित होकर चिल्लाएं, उम्मीद करते हुए कि फैंटम एलायंस और थ्रोइंग नाइफ एलायंस उनकी मदद के लिए आएं। चीख ने आसपास के गठबंधनों को सतर्क कर दिया। काफी लोग दूर से दृश्य का सर्वेक्षण कर रहे हैं। फैंटम एलायंस और थ्रोइंग नाइफ एलायंस के बीच कुछ सदस्य जो पीछे रह गए थे, बिजली की गति से यहाँ पहुंचे। दुखद चीख रात में दूर तक प्रसारित हुई। यहाँ तक कि अगर समय पर गड़गड़ाहट की आवाज गूंजती है, तो भी चीख को छिपाना मुश्किल है। किंगवांग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग पहले से ही इग्जुविया 3rd सेलेस्टियल लेयर की सीमा के करीब हैं। अमर एलायंस के 2 सदस्यों को मारना, जो सबसे अच्छे हैं, इग्जुविया की दूसरी सेलेस्टियल लेयर के रूप में एक शिशु से कैंडी चुराने जितना आसान है। थोड़े समय में उन्होंने सीधे एक साधक को आधे में फाड़ दिया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। बिजली जंगली नृत्य कर रही थी। बिजली की रोशनी ने 3 कंकालों को विपरीत में और भी पीला बना दिया। कई लोग दूर से उनकी आकृतियों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। मृत पीले कंकाल दुखद चीख के अलावा अतुलनीय रूप से भयावह थे। बिजली चमकी, भारी बारिश शुरू हो गई। जब फैंटम एलायंस और थ्रोइंग नाइफ एलायंस के सदस्य वन दृश्य पर पहुंचे, तो मूसलाधार बारिश से खून की बदबू को छिपाना मुश्किल हो गया। जंगली ब्रांडिंग बिजली की रोशनी के तहत वे देख सकते हैं कि 3 बर्फसफेद कंकालों के पैरों के नीचे 2 लाशें फटी हुई थी। खून बारिश के पानी के साथ मिल गया, जमीन को लाल कर दिया। और दूर नहीं, उनके पीछे एक लंबा और सीधा राक्षसी आकृति है। शियाओ चेन अचानक मुड़ा और एक अतुलनीय ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग मुझे खत्म करना चाहते हो। उसका दाहिना हाथ एक ब्लेड की तरह है। जिस क्षण उसने इसे आगे बढ़ाया, उज्ज्वल तलवार की आभा जैसे कि यह आकाश में बिजली के साथ विलीन हो गई थी। चमकदार किरणों के तहत पूरा पहाड़ी जंगल कांपने लगा। शियाओ चेन एक मृत्यु देवता की तरह है। आ दुखद चीख लगातार गूंजती है। इग्जुविया 5th सेलेस्टियल लेयर, यह अजय है। इसे रोका नहीं जा सकता। अंधेरी बरसात की रात के तहत, बिजली और भारी बारिश की चमक के तहत, शियाओ चेन की लंबी और सीधी आकृतियां सभी दर्शकों के दिलों में गहराई से अंकित हो गई थी।
यह एक तरफा नरसंहार है। इसके बाद शियाओ चेन बड़े कदमों से फैंटम एलायंस की ओर चला गया। भयानक तलवार की आभा आकाश में बिजली के साथ विलीन हो गई थी। शियाओ चेन बरसात की रात के तहत एक राक्षस देवता की तरह लग रहा था। तलवार की रोशनी चमकी, जहां भी यह गुजरी, पहाड़ी पेड़ गिर गए और जमीन पर सपाट हो गए। ट्री हाउस टुकड़ों में टूट गया और खून फूट पड़ा। इसके बाद वह थ्रोइंग नाइफ एलायंस की ओर बढ़ा, पहले की तरह ही हत्या की आभा के साथ। खून की रोशनी हर जगह फूट पड़ी। यह अंधेरी बरसात की रात खून की तीखी गंध से भरी हुई है, यहाँ तक कि बारिश का पानी भी गंध को मिटा नहीं सकता। इस पर्वत श्रृंखला का यह टुकड़ा खून की बदबू से भरा हुआ है, यहाँ से दूर से भी इसे सूंघा जा सकता है। कई गठबंधन आसपास हैं, कई दर्शक हैं। बिजली की चमक के तहत प्रकट हुई राक्षसी आकृति ने उनके दिल में एक अमिट छाप छोड़ी। इस बरसात की रात के तहत अमर एलायंस, फैंटम एलायंस और थ्रोइंग नाइफ एलायंस का विनाश हो गया है। दुखद चीख लगातार गूंजती है। एक जुविया फिफ्थ सेलेस्टियल लेयर, यह अजय है, इसे रोका नहीं जा सकता। अंधेरी बरसात की रात के तहत बिजली और भारी बारिश की चमक के तहत शियाओ चेन की लंबी और सीधी आकृतियां सभी दर्शकों के दिलों में गहराई से अंकित हो गई थी। यह एक तरफा नरसंहार है। इसके बाद शियाओ चेन बड़े कदमों से फैंटम एलायंस की ओर चला गया। भयानक तलवार की आभा आकाश में बिजली के साथ विलीन हो गई थी। शियाओ चेन बरसात की रात के तहत एक राक्षस देवता की तरह लग रहा था। तलवार की रोशनी चमकी, जहां भी यह गुजरी, पहाड़ी पेड़ गिर गए और जमीन पर सपाट हो गए। ट्री हाउस टुकड़ों में टूट गया और खून फूट पड़ा। इसके बाद वह थ्रोइंग नाइफ एलायंस की ओर बढ़ा, पहले की तरह ही हत्या की आभा के साथ। खून की रोशनी हर जगह फूट पड़ी। यह अंधेरी बरसात की रात खून की तीखी गंध से भरी हुई है, यहाँ तक कि बारिश का पानी भी गंध को मिटा नहीं सकता। इस पर्वत श्रृंखला का यह टुकड़ा खून की बदबू से भरा हुआ है, यहाँ से दूर से भी इसे सूंघा जा सकता है। कई गठबंधन आसपास हैं, कई दर्शक हैं। बिजली की चमक के तहत प्रकट हुई राक्षसी आकृति ने उनके दिल में एक अमिट छाप छोड़ी। इस बरसात की रात के तहत अमर एलायंस, फैंटम एलायंस और थ्रोइंग नाइफ एलायंस का विनाश हो गया है। अगले दिन अधिकांश गठबंधन को खबर मिली। हर कोई असाधारण रूप से चौंक गया। अंधेरी बरसात की रात में वे शियाओ चेन की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, लेकिन उस लंबी और सीधी आकृति के साथ साथ उस भयावह शक्ति के साथ लोगों के दिमाग में सबसे पहले उसका ख्याल आया। जब खबर फैली तो फैंटम एलायंस के संस्थापक कार्लोस और थ्रोइंग नाइफ एलायंस के संस्थापक व्हार्टन निश्चित रूप से कुछ विशेषज्ञों को यान किंग चेंग के साथ मिलाने के लिए लाएंगे। यह अंदाजा लगाना बहुत आसान था कि शियाओ चेन ने यह जानबूझकर किया था। इस बार शियाओ चेन की भयावह शक्ति ने वास्तव में कई लोगों को लगातार कांपने पर मजबूर कर दिया। शियाओ चेन बारिश के बाद पर्वत वन में टहल रहा है और ताज़ी हवा में सांस ले रहा है। उसने 3 कंकालों को उनके प्रशिक्षण को जारी रखने के लिए मृत जंगल में वापस भेज दिया। उसने मौत के कगार पर एक साधक द्वारा लीक की गई जानकारी के अनुसार कई गठबंधनों के इकट्ठा होने के क्षेत्र में स्पेल मास्टर लांडे को ढूंढना जारी रखा। दुर्भाग्य से उसे कोई सुराग नहीं मिला। अमर एलायंस के इस महत्वपूर्ण व्यक्ति, हालांकि वह पिछली लड़ाई से गंभीर चोट का शिकार हुआ था, फिर भी वह पिछली रात के नरसंहार से बचने में सफल रहा। शुरुआत से अंत तक शियाओ चेन कभी भी उसका कोई निशान नहीं पा सका। सूरज पहले से ही बहुत पहले उग चुका था। पिछली रात की मूसलाधार बारिश ने आकाश को और भी उज्जवल बना दिया। प्राचीन जंगल में जानवरों की आवाज गूंज रही थी।
सैकड़ों पक्षी सुंदर फूलों और पेड़ों के बीच गा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न दृश्य हैं। हालांकि वह उस क्षेत्र के आसपास घूम रहा था जहां बहुत सारे गठबंधन इकट्ठा हो रहे हैं। शियाओ चेन ने बड़ी मेहनत से अपने निशान छिपाए ताकि वह नहीं पाया गया। यह तब तक जारी रहा जब तक वह एक जेस्पर जैसे धारा के पास अपने लंच का आनंद ले रहा था। बाकी लोगों को केवल बोनफायर द्वारा उठाए गए धुएं के कारण ही पता चला कि वह यहाँ है। एक सुंदर और प्यारी आकृति ने हरे भरे जंगल से अपने ग्रेसफुल कदमों से गुजरी। उसने सुगंधित फूलों की झाड़ी के पास चलकर धारा के पास पहुंची और शियाओ चेन के सामने प्रकट हुई। यह बेहद स्वर्गीय और प्यारी महिला एक अजय आकर्षण और आत्मीयता का मालिक है। सुंदर और मनमोहक शब्द भी यह वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते कि वह कितनी खूबसूरत है। उसका चंचल अभिव्यक्ति, उसका कोमल और प्यारा स्वभाव, जैसे कि वह वसंत जल का अवतार हो, उसे उसकी पीढ़ी की सबसे खूबसूरत महिला कहा जा सकता है। उसका नाजुक और शानदार शरीर लगभग पारदर्शी रेशमी काली लंबी स्कर्ट के नीचे अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसकी सुडौल शरीर और उसके उजागर त्वचा की चमक एक मोहक चमक के साथ झिलमिला रही थी। लोग अनचाहे विचारों में खो जाते थे। भाई शियाओ, हट जाओ। धारा के पास अकेले बैठे हो, क्या तुम मुझे स्वागत नहीं करने जा रहे हो? उसके गुलाबी होंठ लाल और मोहक थे। उसकी जेड़ जैसी दांतें मुस्कुराते हुए दिखाई दी। उसकी आकर्षक आंखें लंबी पलक के नीचे एक अजय आकर्षण रखती थी। तो क्या हुआ अगर वह स्वर्ग के नीचे सबसे खूबसूरत महिला है? शियाओ चेन की स्वभाव के साथ इसे करिश्मे के साथ लुभाना असंभव है। शियाओ चेन ने उसे देखते हुए मुस्कुराया और कहा, तुम निश्चित रूप से रेड पाउडर अलायंस की संस्थापक रोवेना हो, सही? रोवेना ने धीरे से मुस्कुराया। यह वास्तव में आकर्षक था। उसका कोमल और प्यारा चेहरा वसंत जल की शांति और सुंदरता का संयोजन था। वह अत्यधिक प्यारी थी। उसका नाजुक और आकर्षक चेहरा इतना सुंदर था कि यह लगभग एक सुंदरता का अर्क था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई शियाओ वास्तव में मेरा नाम जानता है। रेड पाउडर अलायंस का प्रत्येक सदस्य सुंदर और सुंदर है, और संस्थापक रोवेना की सुंदरता सभी जीवित चीजों को उलट-पलट कर सकती है। मैं कैसे नहीं जान सकता? हवा ने धीरे से छुआ और धारा के किनारे फूलों की हलचल ने खुशबू की लहरें पैदा की। रोवेना की रेशमी पोशाक हवा में लहराई, स्पष्ट रूप से उसकी सुंदर और आकर्षक आकृति को प्रकट और रूपरेखा दे रही थी। उसकी पतली जेड़ जैसी टांगें पूरी तरह से सोने से बनी लगती थी। उसके गोल और भरे हुए नितंब ने दूर से अनगिनत जंगली और कल्पनाशील विचारों को प्रेरित किया। उसकी छोटी कमर पतली और मुलायम थी। उसकी सुडौल और भरी हुई स्तन एक छोर पर उठे हुए थे, जिससे कल्पना जंगली हो सकती थी। रोवेना ने मोहक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, सभी जीवित चीजों को उलट-पलट कर देना। क्या भाई शियाओ हमें गुप्त रूप से चुड़ैल के रूप में उपहास कर रहा है? ऐसा नहीं है। मैं ईमानदारी से आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ। हे। रोवेना ने प्यारी हंसी हंसते हुए कहा। उसकी नाजुक आकृति एक हल्की हवा द्वारा ब्रश की गई एक नाजुक विलो की तरह थी। हमने पहले भाई शियाओ को आमंत्रित करने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन भाई शियाओ ने हमारे जैसे कमजोर महिलाओं को नीचा देखा और हमें ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज मैं आपको व्यक्तिगत रूप से खोजने आई हूँ। महोदया रोवेना, आप मुझे कठिनाई में डाल रही हैं। आपका संग सुंदर महिलाओं से भरा है। मैं अकेला आदमी कैसे शामिल हो सकता हूँ? भाई शियाओ, आप पर्याप्त स्पष्ट नहीं हैं। पिछली बार हमने स्पष्ट रूप से आपको रेड पाउडर अलायंस में शामिल होने का अनुरोध नहीं किया था। हम केवल आपके साथ गठबंधन बनाना चाहते थे। आप इस तरह नहीं खींच सकते। अगर ऐसा है, तो यह मेरी लापरवाही हो सकती है,
यह मेरी गलती थी। शियाओ चेन ने अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, फिर कहा, अगर हम अंधेरे में गठबंधन बनाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक और मित्र, एक और मार्ग। चूंकि हम ड्रैगन द्वीप पर फंसे हुए हैं, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं एक परेशानी पैदा करने वाला हूँ। कुछ लोग हमेशा मुझसे परेशानी पैदा करने आते हैं। क्या आपको चिंता नहीं है कि वे आपके लिए भी कुछ असुविधा ला सकते हैं? क्या अब संभव नहीं है? शियाओ चेन हंसा। है, तो यह पता चला कि आप वास्तव में ईमानदार नहीं हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि आप एक निर्णायक और निर्दयी विशेषज्ञ हैं। रोवेना पूरी तरह से एक सुंदरता है। उसकी चंचल अभिव्यक्ति एक विशेष आकर्षण उत्पन्न करती है। यहाँ तक कि अगर शियाओ चेन की इच्छाशक्ति स्टील की तरह मजबूत होती, तो भी उसका दिल डगमगा जाता। रोवेना चंचल अभिव्यक्तियों के साथ चली गई। वह एक कमल की तरह आराम से चल रही थी, सुंदर और आकर्षक। उसकी पतली टांग, पूरी तरह से गोल नितंब, नाजुक कमर और अस्पष्ट वक्र शियाओ चेन को उसकी पीठ का एक अतुलनीय रूप से आकर्षक दृश्य दे रहे थे। वह वास्तव में एक असाधारण सुंदर महिला थी जिसमें असीमित आकर्षण था। उसकी प्यारी पक्ष पहले ही उसकी अपनी सुंदरता से बहुत आगे निकल गई थी। हालांकि उसकी उपस्थिति झाओ लिन एर और यांग किंग चेंग की तुलना में नहीं थी। उसकी मोहक क्षमता पहले ही उन्हें बहुत आगे बढ़ा चुकी थी। शियाओ चेन ने अपनी नायकात्मक आकृति को धारा में प्रतिबिंबित देखा और जल्दी से शांत हो गया। दोनों केवल एक दूसरे का उपयोग करने की कोशिश कर रहे थे। उनका गठबंधन केवल दिखावे के लिए था। शियाओ चेन द्वारा एक ही रात में 3 गठबंधनों को नष्ट करने की खबर ने एक बड़ी लहर पैदा की। उसकी शक्ति ने सभी को यह एहसास दिलाया कि यह युवा जिसने किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुआ, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। वह कोई नहीं है जिसे वे उकसाना चाहिए। एक निश्चित दृष्टिकोण से बोलते हुए, शियाओ चेन का नाम पहले ही सभी के दिलों में गहराई से अंकित हो चुका था। वह पहले ही सभी द्वारा चर्चा किए जाने वाले मुख्य विषय बन चुके थे। कई लोग जानते हैं कि जब यान किंगचेंग, कार्लोस और वॉर्टन लौटेंगे तो अनिवार्य रूप से एक बड़ा तूफान होगा। वे निश्चित रूप से इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। बहुत से लोग एक लड़ाई की उम्मीद कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से उच्चतम स्तर का मुकाबला होगा। निस्संदेह, शियाओ चेन पहले ही ड्रैगन द्वीप पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे। इसने कई गठबंधनों को उनके कार्यों पर करीब से ध्यान देने के लिए मजबूर किया और उन्होंने हर युवा साधक, पुरुष और महिला दोनों का ध्यान आकर्षित किया। शियाओ चेन स्वाभाविक रूप से जानते थे कि लोग उनके बारे में बात कर रहे थे। इन पिछले 2 दिनों में वह गठबंधनों के सभा बिंदु के आसपास घूमते रहे। वह वर्तमान स्थिति पर करीब से ध्यान दे रहे थे। और फिर यिजेन और यिची के साथ मांस के भोज का आनंद लेने के बाद उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया। यान किंगचेंग और बाकी जल्द ही वापस आ जाएंगे। शियाओ चेन ने कुछ समय के लिए गायब होने का फैसला किया। हर पल का उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया और पहले उन्हें खुद से पागल होने दिया। मृत जंगल में 3 कंकालों को खोजने के बाद वे हड्डियों के समुद्र में गए। शियाओ चेन पहले लॉरेंस को अभिवादन देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि लॉरेंस पहले ही इस जगह को छोड़ चुके थे और अन्य साधक जो पहले ड्रैगन द्वीप की गहराई में प्रवेश कर चुके थे, वे भी बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। यह शायद बाहरी क्षेत्र के साधकों के यहाँ आने के कारण है। अधिक से अधिक लोग यहाँ बार बार दिखाई दे रहे हैं। यह अब शांतिपूर्वक प्रशिक्षण के लिए एक अच्छी जगह नहीं है। दिव्य मोनोलिथ के आसपास की आकृतियां ज्यादातर साधक हैं, जो बाद में प्रवेश किए थे। शियाओ चेन ने केके को वापस ले लिया, जो दिव्य मोनोलिथ के पास के अत्याचारी ड्रैगन के कंकाल के ढेर में सो रहा था। ची ची
चूंकि उसकी अच्छी नींद में खलल पड़ा था, केके ने जोर से अपनी छोटी पंजा लहराई और नाराजगी से चीखने लगी। केके, क्या मैं तुम्हें कुछ अच्छा खाने के लिए ले चलूं? शियाओ चेन ने केके को ले जाने के लिए एक सुगंधित चारा छोड़ना शुरू किया। यह बर्फसफेद, बालों वाला बाघ जैसा और शेर जैसा विदेशी छोटा प्राणी वास्तव में बहुत अद्भुत है। शियाओ चेन इसे किसी भी हालत में अपने पास रखना चाहते थे। यह कुछ ऐसा है जिसे मदद नहीं की जा सकती। यह छोटा प्राणी वास्तव में उसे हमेशा नहीं फॉलो कर रहा था, यह केवल जिज्ञासा के कारण उसका पीछा कर रहा था। उसे लगातार इस छोटे प्राणी को कुछ नया अनुभव कराना होगा। सुनकर कि वह कुछ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकता है, केके की बड़ी चमकदार आंखें तुरंत एक के बाद एक छोटे सितारों के साथ झिलमिलाने लगी। यह लगातार अपनी आंखें झपकाता रहा। यह गुल्प के साथ अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका। शियाओ चेन अचानक मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यह छोटा प्राणी वास्तव में बहुत मजेदार है। लेकिन ठीक उसी समय केके ने निराशा से अपना सिर झुका लिया, अपने मोटे छोटे पेट को पीड़ा में सहलाया। उस समय उसने बहुत अधिक जीवन की मीठी ओस खा ली थी। यह अभी भी पूरी तरह से पच नहीं पाई है, इसलिए यह स्वादिष्टता का आनंद नहीं ले सकता। मेरे पास तुम्हारी पीड़ा को दूर करने का एक तरीका है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। केके की आंखों में तुरंत रोशनी लौट आई। यह लगातार चीखता रहा, जैसे कि यह पूछ रहा था कि क्या शियाओ चेन के पास वास्तव में इसे करने की क्षमता है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से मुझे तुम्हारे खजाने के पेड़ की आवश्यकता है। शियाओ चेन ने उस खजाने के पेड़ की टोपी की ओर इशारा किया जो केके ने अपने सिर पर पहनी थी। केके ने तुरंत खजाने के पेड़ को उतार दिया और इसे शियाओ चेन को बिना किसी परवाह के फेंक दिया। अगर दिव्य पौधे में बुद्धि होती तो यह अनिवार्य रूप से रोना चाहता। छोटा प्राणी इसके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। हम इसे यहाँ नहीं कर सकते। हमें एक शांत जगह खोजनी होगी ताकि हमें कोई परेशान न करे। इसके अलावा मुझे सोचने के लिए भी कुछ समय चाहिए। बस इसी तरह शियाओ चेन और उनकी पार्टी ने अपनी यात्रा शुरू की। छोटा प्राणी समय पर दिव्य मोनोलिथ को देखने के लिए मुड़ता, लेकिन अंत में यह जगह छोड़ दी। द्वीप की गहराई में वे समय पर ड्रैगन की गर्जना सुन सकते थे। शियाओ चेन अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या वे कुछ ड्रैगन अंडे प्राप्त कर सकते हैं। जब वे मृत जंगल से गुजर रहे थे, शियाओ चेन को बहुत उलझन महसूस हुई। यह जगह इतनी प्रचुर है, फिर भी यह इतनी शांत है, यहाँ तक कि एक पक्षी भी नहीं देखा जा सकता। क्या यह हड्डियों के समुद्र के करीब होने के कारण हो सकता है? इस क्षेत्र के ऊंचे प्राचीन पेड़ों को घेरने के लिए कुछ दर्जन लोगों की आवश्यकता होती है। पेड़ निश्चित रूप से कुछ सहस्राब्दी पुराने हैं। वे ट्रेंट की घाटी के पेड़ों से एक बिट भी कम नहीं है। लेकिन एक भी ट्रेंट घूमता हुआ नहीं देखा गया। जाहिर है कि यहाँ से कोई ट्रेंट कभी सफलतापूर्वक विकसित नहीं हुआ। इस बार शियाओ चेन उत्तर की ओर नहीं गए, जहाँ गठबंधन निवास कर रहे हैं। वे मृत जंगल के दूसरी ओर से पूर्व की ओर से निकले। वे कुछ दर्जन मील चले गए इससे पहले कि वे अंततः इस अतुलनीय रूप से शांत जंगल को छोड़ दें। जीवंतता से भरी बाहरी दुनिया में पहुंचने पर कोई तुरंत अंतर महसूस कर सकता है। एक छोटी धारा ड्रिप ड्रिप प्लॉप प्लॉप की आवाज के साथ बह रही है। फूलों की भारी सुगंधित खुशबू, खुशमिजाज पक्षियों का गीत, साथ ही जानवरों की गर्जना, सभी इस दुनिया को जीवंत बनाते हैं। हालांकि वे समय पर पहाड़ों से गूंजती हुई ड्रैगन की गर्जना सुन सकते थे, वे दर्जन मील चलने के बाद भी सटीक स्थान का पता नहीं लगा सके। दूसरी ओर
उन्होंने कई भयानक जानवरों का सामना किया, उनमें से अधिकांश कुछ। लेकिन ठीक उसी समय हाथियों का झुंड अचानक बेचैन हो गया। ऐसा लग रहा था कि जंगली हाथियों को किसी चीज ने डरा दिया था। वे सभी एक लंबी तुरही की आवाज निकालते हुए तुरंत भागने के लिए मुड़ गए। शियाओ चेन ने स्पष्ट रूप से कुछ असामान्य महसूस किया। वह अपनी नासिका पर एक मछली की बदबू महसूस कर सकता था। सामने के बांस के जंगल से अचानक एक तूफान बह गया। बांस के जंगल के बीच में एक रास्ता दिखाई दिया। सभी बांस अपने आप दोनों तरफ गिर गए। यह अविश्वसनीय रूप से विचित्र दिखाई दिया। गेल को नियंत्रित करने में सक्षम एक राक्षस। शियाओ चेन ने जोर से चिल्लाकर निराशा जताई। अगर उसकी अवधारणा गलत नहीं थी, तो यह निस्संदेह एक विशाल सांप है। किंवदंती के अनुसार एक दिव्य सांप जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, वह पौधों को अलग करने और अपने लिए एक रास्ता बनाने में सक्षम था। शियाओ चेन ने केके को गले लगाया और जैसे ही वह मुड़ा, भाग गया। 3 कंकाल उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ हल्के धुएं की लकीरों की तरह वे पल भर में उस क्षेत्र से बच निकले। नाचते हुए पेड़ की छायाओं के माध्यम से उसने चारों ओर घूमकर देखा। वह केवल एक विशाल हरे सांप को बांस के जंगल से बाहर निकलते हुए देख सकता था, जिसका शरीर एक घर जितना मोटा था। उसके शरीर का हिस्सा जो आकाश में ऊंचा उठा हुआ था, पहले से ही 10 मीटर ऊंचा था। हरे तराजू एक भयानक रोशनी के साथ झिलमिला रहे थे। प्रत्येक तराजू एक हथेली के आकार का था। आकाश में उसका विशाल सिर जंगली हाथियों के झुंड को देख रहा था। उसकी वाशबाउल आकार की खूनी लाल आंखें एक भयानक शैतानी किरण छोड़ रही थी। उसके चौड़े मुंह में मोटे विषैले दांत लगभग आधे मीटर लंबे थे। वे सभी एक अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की तरह दिख रहे थे। उसकी लाल फटी हुई जीभ लगभग 4 से 5 मीटर लंबी थी, असीम रूप से फैलती और सिकुड़ती थी। यह अविश्वसनीय रूप से भयानक था। इसने सीधे अपने लंबे शरीर को बांस के जंगल के पार दूसरी तरफ नदी के किनारे पर फेंक दिया। यह जंगली हाथियों के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले एक विशाल बांध जैसा दिख रहा था। और विशाल सांप के चारों ओर, बांस की शाखाओं की नोक पर और झाड़ियों के बीच असंख्य छोटे हरे साए हिल रहे थे। वास्तव में इतने सारे छोटे हरे सांप थे। एक दूर की जगह पर शियाओ चेन अनायास एक ठंडी हवा की एक मुट्ठी भर चूस सकता था। यह विशाल हरा सांप वास्तव में एक ट्रिमेरसुरस है। वाइपर ट्रिमेरसुरस, वे आमतौर पर केवल आधे मीटर लंबे होते हैं। हालांकि वे बहुत छोटे होते हैं, वे अत्यंत विषैले होते हैं। उनके लिए 2 मीटर लंबे होने के लिए यह बहुत दुर्लभ होता है। और अब यह विशाल ट्रिमेरसुरस वास्तव में एक घर जितना मोटा है, और उसका विशाल शरीर बांस के जंगल से छिपा हुआ है। कौन जानता है कि वास्तव में यह कितना लंबा है? यह वास्तव में बहुत भयानक है। यह कल्पना करना बहुत कठिन है कि यह कितनी देर तक जीवित रहा है। यह सबसे अधिक संभावना है कि यह प्राचीन समय से जीवित रहा हो। इसके पास निस्संदेह कुछ भयावह ड्रैगनों का सामना करने की पर्याप्त शक्ति है। उनके भागने का मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाने के बाद जंगली हाथियों की दुखद आवाज ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। अंत में झुंड का आधा हिस्सा मुड़कर नदी की ओर भाग गया। उसी समय विशाल ट्रिमेरसुरस भी चलने लगा। जैसे ही उसका सिर आगे बढ़ा, 5 मीटर लंबी फटी हुई जीभ ने तुरंत एक जंगली हाथी को पकड़ लिया। इसके बाद उसने अपने विशाल मुंह को अत्यधिक खोल दिया। मोटे और तेज विषैले दांत भयानक किरणों के साथ झिलमिलाए और पूरे हाथी के सिर को एक ही बार में निगल लिया। दृश्य अत्यंत खून से सना और डरावना है। विशाल सांप के विषैले दांत ने तुरंत जंगली हाथी के शरीर को पंगु बना दिया, जिससे यह एक ही क्षण में संघर्ष करने की क्षमता खो गया। इसके बाद उसने ताजे हाथी को धीरे धीरे निगल लिया। सांप एक हाथी को निगल रहा है।
वह विशाल ट्रिमेरसुरस जो प्राचीन समय से जीवित था, वास्तव में एक जंगली हाथी को निगल गया। यह वास्तव में बहुत चौंकाने वाला और डरावना है। हाथियों का झुंड डर से भाग गया। कुछ नदी में भाग गए और बहाव से बह गए। कुछ ने उनके मार्ग को अवरुद्ध करने वाले बांध जैसे शरीर के खिलाफ टकराया। वे वहां से बाहर निकलने के लिए मजबूर करना चाहते थे। जब विशाल हरा साया उल्टा हुआ तो बांस के जंगल से एक तूफान बह निकला, जो एक मछली की बदबू के साथ था, जिससे लोगों को उल्टी होने का मन करता था। पृथ्वी लगातार कांपती रही। बांस का जंगल हिस्टेरिकली हिलने लगा। असंख्य बांस के पत्ते हवा में फड़फड़ा रहे थे। विशाल सांप ने एक झटके में 4 जंगली हाथियों के चारों ओर अपने शरीर को घुमाया। जंगली हाथियों ने दुखद आवाज निकाली। वे मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने अपनी ताकत खो दी और निःशब्द हो गए। वह विशाल खून से सना हुआ मुंह एक बार फिर से सीमा तक खुल गया। 4 हाथियों को एक के बाद एक निगल गया। इस खून से सने और क्रूर दृश्य ने अन्य हाथियों को अतुलनीय रूप से डरा दिया। वे सभी भय से कांप रहे थे। अंत में वे जमीन पर झुक गए और लगातार रोने लगे। प्राचीन सांप ट्रिमेरसुरस, ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं करना चाहता। 5 हाथी पहले से ही उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे बांस के जंगल की गहराई की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे जंगल की छाया में गायब हो गया। ऐसा था मानो हाथियों के झुंड को माफी मिल गई हो। वे आतंकित अवस्था में अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। पृथ्वी कांपने लगी। नदी के किनारे के जंगल के पेड़ हिस्टेरिकली हिलने लगे। मृत पत्तों ने पूरे आकाश को भर दिया। शियाओ चेन का पूरा शरीर अंदर तक कांप रहा था। इस घटना के बाद उसे आखिरकार पता चला कि भले ही कोई क्षेत्र शांत और शांतिपूर्ण लगता हो, फिर भी यह उतना ही खतरनाक है। इस द्वीप पर हर जगह सतर्क रहना अनिवार्य है। अनगिनत पर्वतीय जंगलों में बहुत सारे प्राचीन जानवर छिपे हुए हैं। शियाओ चेन के दोनों हाथों से मुक्त होते हुए यह एक चपल बंदर की तरह एक हरे बांस के शीर्ष पर चढ़ गया ताकि वह विशाल सांप को देख सके। इसके बारे में शियाओ चेन पहले से ही अभ्यस्त हो गया था। हालांकि केके एक शेर और बाघ की तरह दिखता था, यह सीधे चलने में सक्षम था। कभी-कभी यह एक छोटे बंदर की तरह भी दिखता था। यह छोटा प्राणी वास्तव में ऐसा अजीब था। ची ची, इसने उत्साहित होकर अपने आप से बुदबुदाया, जैसे कि यह अपनी खुशमिजाज मूड को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। क्या हो रहा है, केके? शियाओ चेन ने विस्मय में उसकी ओर देखा। केके ने तेजी से छलांग लगाई। उसने खुद की ओर इशारा किया और दिव्य पौधे की ओर, और फिर सामने की पर्वतीय जंगल की ओर। इसने शियाओ चेन को पूरी तरह से उलझन में डाल दिया। उसने बहुत समय बिताया। आगे उनकी पुरानी जगह केके और दिव्य पौधे होनी चाहिए। केके, तुम यहाँ पैदा हुए थे? शियाओ चेन ने विस्मय में उसकी ओर देखा। वह हमेशा इस छोटे प्राणी की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहता था। कौन जानता है, शायद केके के आसपास के रहस्यों को जानने के लिए वे इसके उत्पत्ति स्थान का पता लगाने जाएंगे। केके ने अपनी चमकदार बड़ी आंखें झपकाईं और जोर से सिर हिलाया। एक और मील आगे बढ़ने के बाद, जब उन्होंने एक उदास दलदल को पार किया, तो उन्हें एक 10 मीटर लंबा सुनहरा सेंटिपेड मिला, जिसका शरीर पानी की बाल्टी जितना मोटा था। यह वर्तमान में उदास वन क्षेत्र में लिपटा हुआ था। यह वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है। एक सेंटिपेड इस हद तक बढ़ सकता है। यह बस अविश्वसनीय है। यह निश्चित रूप से एक भयावह जहरीला कीट है, जिसने प्राचीन समय से जीवन जिया है। शायद यहाँ तक कि एक क्रूर ड्रैगन भी इसका सामना करने पर एक चक्कर लेगा। वन क्षेत्र अत्यधिक उदास था। विशाल सेंटिपेड एक विचित्र सुनहरी चमक के साथ झिलमिला रहा था।
इसका बाहरी खोल स्टील जितना कठोर था। शियाओ चेन ने देखा कि यह कैसे आसानी से एक विशाल प्राचीन पेड़ को तोड़ देता है। यह एक अजेय विशाल धातु प्राणी की तरह है। इसके कई सौ जोड़े की टांगें चाकू की तरह तेज थीं। यह बस हल्के से हिलती थी और दलदल में चट्टानों को टुकड़ों में काट देती थी। शियाओ चेन को यकीन हो गया कि केके का पुराना घर राक्षसों की एक मांद होनी चाहिए। यहाँ अधिक से अधिक प्राचीन जीव जंतु थे। एक विस्तृत प्राचीन पहाड़ी वन से अपना रास्ता बनाकर गुजरने के बाद शियाओ चेन और बाकी लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। ची ची केके शियाओ चेन के कंधे पर कूद गया और उसके सामने एक पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा किया। गर्जना, चिल्लाना। अचानक उस पर्वत श्रृंखला से एक ड्रैकोनिक गर्जना सुनाई दी। इससे पूरा पर्वत हिल गया। जंगल के पेड़ उन्मादी रूप से हिलने लगे और सूखे पत्ते हवा में घूमने लगे। वहां निश्चित रूप से एक से अधिक प्राचीन ड्रैगन है। आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां लगभग 7 से 8 ड्रैगन हैं। शियाओ चेन ने मन ही मन बड़बड़ाया, लगता है कि वह वास्तव में राक्षसों की मांद में चला गया है। केके की उत्पत्ति बहुत बड़ी प्रतीत होती है। 3 कंकालों के माथे पर कमल का प्रतीक अचानक चमकने लगा। उन्होंने सतर्कतापूर्वक अपने आसपास की निगरानी की। उनके जोड़ों से कर्कश ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से आगे के खतरों को महसूस किया। केके, तुम वास्तव में पहले राक्षसों की मांद में रहते थे? तुम वास्तव में किस तरह के छोटे राक्षस हो? केके बहुत नाराज लग रहा था कि शियाओ चेन ने उसे छोटा राक्षस कहा। उसने गुस्से में शियाओ चेन के सिर पर छलांग लगाई और फिर उसके सिर को उन्मादी रूप से खरोंच दिया, जिससे शियाओ चेन के लंबे बाल पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो गए। ठीक है, तुम जीत गए। शियाओ चेन ने जल्दी से छोटे प्राणी को पकड़ लिया और उसे जमीन पर रख दिया। पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे स्पष्ट रूप से कई बड़े पंजों के निशान देख सकते थे। इसमें कोई शक नहीं है, ये सभी भयानक ड्रैगन के हैं। एक पर्वत श्रृंखला को पार करने के बाद शियाओ चेन ने एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य देखा। वहां एक काली पर्वत श्रृंखला थी जो काले प्रकाश से चमक रही थी और कुछ पर्वत श्रृंखलाओं को निरंतर काटती जा रही थी। पूरी पर्वत श्रृंखला चमकती रोशनी के साथ झिलमिला रही थी। यह वास्तव में काले जेड की तरह चमकदार और पारदर्शी थी। केके खुशी से किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग के सिर के बीच इधर-उधर कूद रहा था। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही इसके जन्मस्थान पर पहुंच गए थे। इसके बाद यह खुशी से कूद गया और काले जेड पर्वत श्रृंखला की ओर भागा। शियाओ चेन और 3 कंकाल करीब से उसका पीछा कर रहे थे। चूंकि वे पहले से ही यहाँ हैं, अब पास में ड्रैगन की गर्जना के कारण रुकना असंभव है। लेकिन जब वे उस काले जेड पर्वत श्रृंखला के करीब पहुंचे तो शियाओ चेन पूरी तरह से दंग रह गए। उन्हें पाया कि तथाकथित काले पर्वत श्रृंखला वास्तव में एक पेड़ के तने की तरह दिख रही थी। इसका एक टुकड़ा पहाड़ों पर सपाट पड़ा हुआ था। यह वास्तव में एक विशाल पेड़ का तना था जो काले प्रकाश से झिलमिला रहा था। पर्वत श्रृंखला के करीब आने के बाद शियाओ चेन को आश्चर्य हुआ कि काले पर्वत श्रृंखला वास्तव में एक पेड़ का तना थी। रास्ते के साथ कई बड़े टहनियां तने से अलग हो रही थी। यह वास्तव में अविश्वसनीय है। पेड़ का तना वास्तव में एक पर्वत श्रृंखला जितना बड़ा था। यदि यह विशाल पेड़ जो काले प्रकाश से झिलमिला रहा था अभी भी जीवित होता, अगर यह अभी भी खड़ा होता, तो यह कितना ऊंचा होता? शायद यह आकाश को भी छेद सकता है। इसे एक दिव्य वृक्ष के रूप में आंका जा सकता है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक रहती पर्वत क्षेत्र है। ऐसा लगता है कि यहाँ एक भयानक भूकंप हुआ था। लगभग सभी पर्वत शिखर पहले ही ध्वस्त हो चुके थे।
यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे चट्टानी पहाड़ों में भी बड़ी दरारें थी। अधिकांश क्षेत्र पहले ही धंस चुका था। अगर उन ढहते चट्टानी पहाड़ों के लिए नहीं होता तो यह जगह एक अत्यधिक बड़ा बेसिन मानी जा सकती थी। बेसिन के भीतर यह बहुत विचित्र है। हालांकि यह चट्टानों से भरा हुआ है और यहाँ तक कि अगर यहाँ मिट्टी भी है तो भी कोई पौधा नहीं उग रहा है। यह एक मृत भूमि का टुकड़ा है और दिव्य वृक्ष केवल यहीं तक फैला हुआ था। उस अतुलनीय बड़े पेड़ के शीर्ष का कोई निशान पहले ही बहुत पहले चला गया था। ऐसा लगता है कि यह ढहती पर्वत क्षेत्र के साथ दफन हो गया था। लोग अनचाहे विचारों में खो जाते हैं और संदेह करते हैं कि क्या इस जगह पर पहले कुछ बड़ा आपदा हुआ था, कुछ ऐसा बड़ा जो अंतहीन संख्या में पर्वत शिखरों को ध्वस्त कर सकता है और दिव्य वृक्ष को गिरा सकता है। केके कहाँ गया? शियाओ चेन ने अचानक पाया कि केके गायब हो गया था। क्लैक क्लैक। लुनहुई वांग ने अपनी निचले जबड़े को ऊपर नीचे किया और दिव्य वृक्ष के दूसरी ओर इशारा किया, यह संकेत देते हुए कि केके पेड़ की जड़ों की दिशा में भाग गया। चलो हम भी चलें और देखें। शियाओ चेन और 3 कंकाल जल्दी से केके का पीछा करते हुए दौड़े। हालांकि वह काले जेड जैसा दिव्य वृक्ष बहुत पहले सूख चुका था और पर्वत श्रृंखला पर गिर गया था। यह अभी भी पर्वत शिखर जितना ऊंचा था। यह वास्तव में बहुत विशाल है। यह क्षितिज के पार एक पर्वत श्रृंखला की तरह है। यह यहाँ की अधिकांश पर्वत श्रृंखलाओं की तुलना में और भी प्रभावशाली है। शियाओ चेन और अन्य लोग घने पर्वतीय जंगलों के माध्यम से अपना रास्ता बना रहे थे। उन्होंने 8 से 9 मील से कम का रास्ता तय किया इससे पहले कि वे आखिरकार प्राचीन पेड़ की जड़ों के पास पहुंच गए। और यह 8 से 9 मील तने की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आखिरकार यहाँ अभी भी तना और वह शीर्ष है जो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। दिव्य वृक्ष की जड़ें भी उतनी ही शानदार हैं। सतह पर स्टंप वास्तव में एक पर्वत की तरह भव्य है। मोटाई और ऊंचाई की परवाह किए बिना यह निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं के बराबर है। यह एक वास्तव में चौंकाने वाला दृश्य है। धरती पर उभरी हुई कुछ विशाल जड़ें व्यावहारिक रूप से एक के बाद एक पर्वत श्रृंखला की तरह दिखती हैं। वे दूर के पर्वत पर धरती के नीचे भी प्रवेश नहीं करती हैं। इस दृश्य को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। गर्जना, चिल्लाना, निकट से आने वाली ड्रैकोनिक गर्जना। ऐसा लगता है कि यह 7 से 8 भयानक ड्रैगनों से आ रही है। इतना ही नहीं, वहां अन्य राक्षसों की चीख भी थी। यह स्वर्गीय गर्जना के समान कानफाड़ थी। उन्होंने ड्रैगन के क्षेत्र में आवाज करने की हिम्मत की। वे निश्चित रूप से भयानक ड्रैगन के नहीं होने के बावजूद कुछ प्राचीन जीव जंतु हैं। यह जगह वास्तव में शियाओ चेन की अपेक्षा के अनुसार है। यह वास्तव में राक्षसों की मांद है। केके के बारे में क्या? वह कहाँ गया? शियाओ चेन ने हर जगह देखा। वह वास्तव में चिंतित थे कि केके पर्वत श्रृंखला में भयानक जानवरों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। क्लैक क्लैक। किंगुआंग वांग ने अपनी निचले जबड़े को हिलाया और दिव्य वृक्ष के स्टंप की ओर इशारा किया। दिव्य वृक्ष का स्टंप वही काले प्रकाश को उत्पन्न करता है। यह एक काले जेड के समान स्पष्ट है। शियाओ चेन ने अपना सिर उठाकर देखा, केवल यह देखने के लिए कि केके एक चतुर बंदर की तरह चिकने पर्वत जैसे पेड़ के तने पर चढ़ रहा है। यह पहले से ही 1 किलोमीटर के करीब चढ़ गया था। तीनों कंकाल भी इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। वे चढ़ना चाहते थे और इस मामले की तह तक जाना चाहते थे। शियाओ चेन हंसते हुए बोले, ठीक है, चलो ऊपर चलकर इस छोटे राक्षस के घोंसले को देखें। केवल उनकी क्षमता वाले लोग ही पेड़ के तने पर चढ़ सकते थे। सामान्य लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। इसका कारण यह है कि पेड़ का तना जेड की तरह चिकना है, जिससे उस पर चढ़ना मुश्किल होता है।
दिव्य वृक्ष का ठूंठ लगभग 1500 मीटर ऊंचा है और ड्रैगन द्वीप की अधिकांश पर्वत श्रृंखलाएं 1300 मीटर से कम ऊंची है। पेड़ का ठूंठ आसपास की सभी 1000 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से थोड़ा ऊंचा है। जब शियाओ चेन और बाकी लोग पेड़ के तने पर चढ़े तो वे फिर से चौंक गए। उन्होंने पाया कि ठूंठ की चोटी असाधारण रूप से चिकनी थी, जैसे कि इसे किसी तेज हथियार से काट दिया गया हो, और कोई कारण नहीं हो सकता। दिव्य वृक्ष का तना पर्वत जितना मोटा है, इसे आधे में काट दिया गया था। यह वास्तव में बहुत अविश्वसनीय है। लोग अनचाहे विचारों में खो जाते हैं और इसे कई चीजों से जोड़ने लगते हैं। सतह असाधारण रूप से चौड़ी है और यह पेड़ के तने के रंग के समान काले प्रकाश से झिलमिला रही है। यह एक सपाट छत वाले ऊंचे पर्वत जैसा है। दूर के स्थान पर केके हैरान लगता है। यह बिना किसी उद्देश्य के इधर-उधर घूम रहा है। शियाओ चेन उसके पास गया और पाया कि उसकी चमकदार बड़ी आंखें उलझन भरी दिख रही थी। यह एक बच्चे की तरह दिख रहा था जो अपना रास्ता खो चुका हो। यह कुछ हद तक नाजुक और प्यारा था। केके, क्या हो रहा है? मुश्किल से कोई समय ऐसा होता था जब केके शरारती न हो, लेकिन अब यह चुपचाप नीचे झुका हुआ था और एक गेंद की तरह लिपट गया था। यह वास्तव में सुबकने की आवाज करने लगा था। यह एक अकेले बच्चे की तरह लग रहा था जिसने अभी-अभी अपनी माँ को खो दिया हो। यह बस वहीं मौन पड़ी है। उसकी बड़ी आंखों से वास्तव में आंसू बह रहे हैं।